हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर ये दादरी में जो स्टूडेंट शिफ्ट हुए हैं मैंने आपको जी, बताया था, जी, जी। कुछ लोग दादरी से ही हैं हुँ, और कुछ सर जैसे हरियाणा में अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी, तो सारे ही मेजोरिटी सर सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रहे ठीक है, ठीक। हैं। एंड सर हैं मिस्टर आर आर फूलिया सर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, और हरियाणा गवर्नमेंट में ही सर ने सर्व किया है। और मैं आपको बस एक बात बताना चाहूँगा, जैसे मैं अनिल के साथ एक बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी हम गए थे, तो वहाँ पे सर मुझे मिले थे। और 12th क्लास में जैसे बोर्ड में पोजीशन आई थी, तो उस टाइम पे 12th क्लास में सर ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उस टाइम पे सर की तरफ से जैसे सारे बच्चों को जो इनाम वगैरह मिलते हैं, तो उस टाइम पे मैं सर से मतलब पहले एक कनेक्शन हुआ था, बट मेरी जगह पिताजी गए थे नाम लेने। तो वहां से अब कनेक्ट हुआ, और सर अभी पास में ही आए हुए थे महेंद्रगढ़। तो मैंने सर से बात हुई मेरी, तो कहा कि भाई एक बार सारे स्टूडेंट से भी मिल लेंगे और एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा, ताकि सब लोगों को उस हिसाब से कि सिविल सर्विसेज के हिसाब से भी कोई भी आपके सवाल हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। सर ओवर टू यू सर, प्लीज। सर मेरा ख़्याल तो इन्हीं से ही कर लें क्योंकि मुझे आज जल्दी निकलना है, मैं दोबारा आऊँगा, हाँ अगर जी, आप चाहेंगे तो। बिल्कुल और जाएंगे आपके सर, जो कोई बिल्कुल। डिटेल चीज़ें होंगी, ऐसा होगा तो जैसे मुझे क्योंकि हमारी जनरेशन पुरानी है, आप वाले एग्ज़ाम इस समय के भी और विषय भी नए हैं। पर फिर भी जितना कुछ होगा तो मैं अगर कुछ सहयोग कर सकूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। तो पहले तो मैं समझता हूँ क्योंकि थोड़ा समय है, तो आप अपनी बात कहना चाहते हो तो मैं पहले आपकी बात ही ले लूँ ऐसा, या वैसे नहीं कोई आपके मन में सवाल हो तो फिर मैं जनरल कुछ जो कहना चाहता हूँ। कुछ भी चीज आप हाँ, पूछना कोई चाहते हैं, पर्पज़फुली आप कोई चीज़ करना हाँ जो चाहेंगे मन तो में आता है। जी, सर जैसे आपने बताया कि समय बहुत कम है, समय सबके पास पॉसिबल सही है, बात है, तो सही। वही बात है कि मैं भी मैनेज करके चल रही हूँ। हुँ, तो मेरे पास टाइम है, वो 11 फरवरी का एग्ज़ाम है, अच्छा। तो वहाँ तक मैं शॉर्टकट लेके चलूँ, हुँ, तो मैं क्या-क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर सकती हूँ? 11 फरवरी को क्या कौन-सा एचसीएस का एग्जाम है अच्छा सर। एचएएस एग्ज़ाम आ रहे हाँ हैं जी, 11 फरवरी, तो मेन है उस समय पे या प्री? सर प्रीलिम्स। ओके, ओके। वैसे तो बेटे ये बहुत जल्दी के करने वाली चीज़ तो नहीं होती ये होती तो है। है। हाँ, पर मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे आप आते हैं और कनेक्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, तो अधिकतर के पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं और नॉलेज का बैंक उनके पास कुछ ना कुछ होता है, पढ़ाई के अपने पीछे की हुई मेहनत, पढ़ाई और वो चीज़ें होती हैं। तो अब जो आप समय लगाते हैं उसमें अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो उस समय पे जो अब तक आपने पढ़ा और इसी पे अगर आप फ़ोकस कर रहे हो इस बार के एग्ज़ाम में ही क्लियर करने के एंगल से, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी जो हो सकती है, वो ये हो सकती है कि एक तो जो पेपर्स वग़ैरह होते हैं, ऐसे समय पे आदमी ये देखता है कि क्या क्वेश्चन्स आते हैं और अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। उनसे कनेक्टेड जो टॉपिक्स हैं आपके, उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो या उनको ये कर सकते हो। और दूसरे जो और चीज़ें होती हैं, वो हालाँकि मेरी वो कमी है, मैं कहता हूँ क्योंकि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि लिखना चाहिए, रोज़ इतने ये चीज़ करनी चाहिए, मैंने नहीं किया उस समय, वो तो फिर लॉन्ग टर्म कंडीशन हो लॉन्ग जाती टर्म की। लेकिन वो भी अच्छी चीज़ है। हाँ, पर मेरी अपनी एक खूबी ये थी कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था और अगर मुझे किसी चीज़ का ज्ञान है सब्जेक्ट का, तो मैं अपनी कहानी कह सकता था, बिना पहले कहे भी। कभी ना भी कही हो, पहली बार भी गाने को कहो, लेकिन बेहतर पॉलिसी ये होती कि गाना पहले गा लिया जाना चाहिए, 5-4 बार उसको रिहर्स कर लो, जितना समय हो उसके हिसाब से जो है ना। तो उस तरह से करने की चीज़ होती है। तो वो कैपेबिलिटी भी लिखने की चीज़ें और चीज़ें हालाँकि वो 1-2 महीने में नहीं बन पाती होती, लेकिन उससे ये होता है कि लिखने से, ये करने से कुछ फ़र्क पड़ता है और दूसरा ये होता है कि आप कोई चीज़ को अगर पढ़ते हो, अगर आपने अपने नोट्स बनाए होते हैं, किसी चीज़ के ये किए होते हैं या नहीं हो अभी भी समय होता है। कई बार जैसे मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, मैं अभी अपनी एमए फ़िलॉसफ़ी कर रहा हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता क्योंकि मैं सोशल के जो काम करता हूँ उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखता हूँ और अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखता हूँ और इसको सिर्फ साइडलाइन बिजनेस की तरह करता हूँ। तो पीछे के 15 दिन में, महीने में भी तैयारी करके हम कोशिश करते हैं कि अपना एग्जाम क्लियर कर लें और मेरा हो भी गया है। पीछे भी मैंने एमए इकोनॉमिक्स और एमबीए किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पिछले 3-4 साल में, वो दोनों फर्स्ट डिवीजन से हो गए। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी उसमें लगाई होती है वो ये होता है कि जो लास्ट के 1-2 महीना होता है उसमें पूरी तरह इसमें डूब जाइए और चीज़ों को से वो हटा लीजिए क्योंकि ये मेंटल गेम है शायद ज़्यादा जो है नहीं, ना जैसे मन का। सर जी, बोलते हैं ना कि जैसे जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होते हैं जी। लास्ट ईयर के जितने भी, उनसे कितना स्कोर कर सकते हैं हम अगर उनको बार बार रिवाइज करें? जैसे अ, यूनिवर्सिटी लेवल पे लगा लो तो जी, रिवाइज पेपर होते हैं जी, पहले के। जी, जी, जी। मैं ये तो समझता हूँ कि अतुल ने ना 6-7 बार तो अभी निकाले भी हैं और आपको ये रोज़ देख रहे हैं, मैं पेपर्स को ज़्यादा नहीं देख पाता, तो इनसे स्ट्रैटेजी पूछना एक तरह से
लेकिन उसको कुछ ना कुछ आप करिए। और दूसरा ये करिए कि कुछ चीजें जो आपकी स्ट्रांग है ना, जो चीज आपको समझ आती है, जब समय थोड़ा हो तो आपको ये करना चाहिए कि जो टॉपिक्स आपने समझे हुए हैं या तो आपने पढ़े हैं उसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, या वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट करता है, वो आपकी समझ में आता है, आपको इंटरेस्ट देता है, तो उस पे अपनी ज्यादा मजबूत पकड़ बनाने की। क्योंकि इसमें ये रहता है कि जब थोड़ा समय हो तो उसमें आप सारी नई चीजें नहीं सीख सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं आती हैं और आपका सीखना जरूरी हो, उनको भी ना छोड़िए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमें समझ नहीं आते हैं, पहले भी नहीं आए और भी नहीं हुआ, उस पर आप ज्यादा समय भी नहीं लगा सकते, लेकिन उसको जीरो पे मत छोड़ो, उसको थोड़ा सा समय दो, हफ्ता 10 दिन, तो ताकि उसमें जो उसका क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ो ना, उससे आपको निल ना मिले, कुछ ना कुछ कहानी आप अपनी उसमें कह पाओ। तो एक तरीका उसमें ये चीजें भी हो सकती है कि उसमें थोड़ा बहुत ये करके। और तीसरा ये होता है कि अभी भी जो 1-1.5 महीने का समय रहता है उसमें 15-20 दिन महीने तक आप अपनी चीजों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, उनको अपने माइंड में भी रिवाइज करो, लिख भी लो, ये भी करो। क्योंकि कई चीजें जो ऐसी होती हैं कि जो ज्यादा जरूरी है कि आपको ध्यान होनी चाहिए और उसमें आपकी स्पीड बननी चाहिए, आपके दिमाग में वो फटाफट आनी चाहिए, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो उनको बार बार अपने आंखों के सामने लाओ। जो मेमोरी है उसमें सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है सारी चीज, और या सुनने से अकेले नहीं होती है, वो विजुअल बनानी पड़ती है एक तरह से। विजुअल मेमोरी, मैं आपको विजुअल देख रहा हूं तो मैं आपकी पोजीशंस और ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो उसको पढ़ के नहीं मैं रजिस्टर कर रहा हूं, वो विजुअल मेमोरी। तो अगर आप नोट्स और इस तरह की चीजें बनाते थोड़े से हिंटिंग पॉइंट से, जिनको मेमोरी में कुछ दिक्कत आती हो, कोई चीज भूलने की हो, कोई छूट जाती हो उस समय पे, तो उसके ये होता है कि आप अपने उसको छोटे छोटे पेज में वो बना के, हिंट्स में लिख के, ताकि वो हिंट्स आप ना भूलो कम से कम। और हिंट से एक बार आपने एक हिंट लिया तो उसके साथ मेमोरी कनेक्ट होती है। मैं एक बच्चे को याद करता हूं तो उसके पड़ोस और साथ वाले बच्चे भी उसके साथ मेमोरी में कनेक्ट होते हैं। तो अपनी विजुअल मेमोरी का यूज करो और अपनी मेमोरी को और ज्यादा शार्प करो। उसके लिए अगर हो सके तो अपनी डिस्ट्रैक्शन से हटो, जो इधर उधर आपकी कोई भी हो, यहाँ के एंगेजमेंट्स भी कम करो इन दिनों में, जब आपके एग्जाम आने वाले हों तो सबको कह दो कहीं आना जाना, घर के काम भी और चीजें भी। तो आपका 24 घंटे में जो जरूरत आपको रेस्ट देने के लिए है शरीर को, या कोई और चीज के लिए, बस उतने को छोड़ के बाकी के टाइम जो आपकी एंगेजमेंट है ना, वो आपके माइंड में सिर्फ वही थॉट्स रहने चाहिए, वही विजुअल आने चाहिए, उसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज और मेंटल एनर्जी जो है ना वो सारी की सारी उसमें यूज होनी चाहिए। तो उसको आप अच्छे से बनाते जाइए, ये करते रहिए और उसी चीज को फिर अपने साथ लेकर के जाइए। और दूसरा एक ये भी आप कर सकते हो कि जो चीज आप ये बनाते हो तो उसके अंदर जब एग्जाम में भी जाओ ऐसा करो तो उसमें भी इन चीजों को यूज करो। और कोई नई टेक्निक, जैसे अच्छी स्कोरिंग के लिए जो लोग कहते हैं, तो उसके अंदर जो दूसरी चीज होती, कहीं आप डायग्राम बना सकते हो, कहीं आप मैप बना सकते हो, कहीं आप कोई और चीजें कर सकते हो, तो उनका भी यूज करो जो इस चीज में अपने आप को अडाप्ट करा सकते हो। और मैं समझता हूँ इसमें अधिकतर को करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ये सिविल सर्विस के एग्जाम है, एचसीएस आईएएस के जो भी हैं, इनके अंदर एक जो सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है वो होती है समय की कहानी। कि जितना कुछ आपको लिखने के लिए दिया होता है या और कोई बात होती है, तो उसके अंदर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत होता है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं भी थोड़ा सा गड्ढों में फंस गई, रुक गई, कमजोर हो गई, तो आप कहीं ना कहीं मिस करोगे, किसी क्वेश्चन आंसर को दे नहीं पाओगे, या कहीं छोटा लिखना पड़ेगा, आपको भाग दौड़ में करना पड़ेगा, अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं होगा। तो उसकी कमी में कुछ जो आपको मदद कर सकती है वो ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन है, या कोई टेबल शेप देना है, कोई और चीजों से करना है। और ये उसको भी मदद कर सकती हैं जिनको लिखने का फ्लेयर थोड़ा सा कमजोर हो या और चीजें हो। तो उसके अंदर भी आपको जो क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आता है लिखने का, और या मेरे साथ ये होता रहा है, क्योंकि मैं जॉब करते हुए मैंने इवनिंग कॉलेज से पढ़ाई करी, तैयारी कुछ की नहीं, और वैसे मैंने आईएएस बैठा, 3 बार बैठा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में बैठा मैं पहली बार में, वो भी मेरा क्लियर हो गया। और आईएएस भी 3 बार मेरा क्लियर हुआ, पहले मुझे आईएएस नहीं मिली, तीसरी बार जाके आईएएस मिली। तो मैंने ये चीज देखी है कि उसके अंदर जो है, और मेरा एक और भी गलत तरीका होता था, मैं आपको बता दूं इसलिए ताकि आप उसको ना अपनाएं। तो मेरा ये होता था कि मैं तैयारी तो ज्यादा करता नहीं था, मैं सिर्फ अपने दिमाग के उस पे चलता था और राइटिंग एबिलिटीज और उन चीजों के कारण से चलता था अपना, उसी से मैं निकलता था एक तरह से। तो मुझे दिक्कत क्या होती थी कि मैं कई बार जैसे एक पेपर लिया मैंने जो, तो मैं उसको आधे घंटे तक तो उसमें यही सोचता रहता था कि मैं कौन से क्वेश्चन को पहले करूं, या कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आईएएस का एचसीएस का एग्जाम ऐसा है जो आपको जाते ही, लोग तो ये कहते हैं 1 मिनट भी उसमें से नहीं जाना चाहिए और आपकी कलम शुरू हो जानी चाहिए।
लेकिन मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ता था कि किसको, और एक मैं ये भी तरीका अपनाता था जो मेरा ख्याल है हर एक आदमी परीक्षार्थी अपनाएगा, कि आपको जो क्वेश्चन पहले आता है, आजकल तो पता नहीं, हो सकता उन्होंने सीक्वेंस से ही कर रखा हो, हाँ पहले जी सर, ये अभी फ्रीडम होती थी सीक्वेंस। कि आप चाहे लास्ट वाला क्वेश्चन पहले करो चाहे बीच वाला करो, ऑप्शन है आपके पास। तो हम बेहतर क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करते थे ताकि एक तो उसको पूरा टाइम दिया जा सके, और एग्जामिनर पहले क्वेश्चन से ही पढ़ के आपको ये समझ लेता कि आप ए ग्रेड के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, या बी ग्रेड के हैं, या सी ग्रेड के हैं, या डी ग्रेड के हैं। तो थोड़ा सा वो उससे असेसमेंट करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर उसका ये हो जाता है कि ये बच्चा अच्छे उसका है तो वो आपको 50% में मार्क में समझ लेता है, तो आगे में भी 50 तो देने की कोशिश करता ही है, क्योंकि हर एक आदमी ये देखता है कि ये मैं ऐसे बच्चे को ना ए ग्रेड में पहुंचा दूं, दे ए के लायक ना हो, या किसी ए ग्रेड वाले को थर्ड क्लास के मार्क्स ना दे दूं, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी पूरा टाइम नहीं होता है, और एग्जामिनर के लिए आपके इतने पेपर्स और वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार नहीं होते, क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम के पेपर्स को मार्किंग करी है, तो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं या वो हैं, उनको उसकी कोई वो नहीं होती, वो 3-3 महीने डाले रहते हैं लेथार्जी में उसको मार्किंग करने में। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना उनके लिए बोरिंग काम है, ये चीज करना, उसको मार्किंग करना। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा देखे या और चीज करे, तो कई जगह अंदाजा लगाने की कोशिश, इसमें हरियाणा वाले में इसमें कहते हैं कि बिलात माप के नंबर देना, मतलब आपने कितना लिखा है उतने करके ही वो समझने की कोशिश कम करते हैं उस चीज को, और हर एक को पढ़ के कोई नहीं करता। 20-20, 30-30 पेजेस जो भरे होते हैं, तो टोटल 30 पेजेस को मैं गारंटी दे सकता हूं कि उस समय भी और अभी भी कोई भी एग्जामिनर जो है उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ता है, हर चीज को जो है ना, वो आधे से ज्यादा टाइम पे। तो उसमें वो फायदा रहता है कि शुरू के 1-2 को वो पढ़ते हैं, पढ़ के आपकी लैंग्वेज भी देखते हैं कि आपकी लिखने की कैपेसिटी कितनी है, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपका सीक्वेंसिंग कैसी है, कि आप जिस चीज को शुरू कर रहे हो उसको अपने स्टेप के हिसाब से आपके दिमाग में, पढ़ने वाले के भी दिमाग में जा रही है वो चीज, वो उसको कितना अप्रिशिएट कर रहा है, उसको पढ़ के उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के बारे में, क्या माप रहा है आपको। तो ये सारी कहानी उसके अंदर आती है। तो इसलिए उसके अंदर ये होता है कि आपको अगर ये करते हुए कहीं खींचतान भी, और पीछे मेरे को कई बार याद है कि मैं लास्ट के कई बार 15 या 30 मिनट के अंदर जो है, शुरू के एक एक क्वेश्चन को करने में 45 मिनट से ज्यादा, कभी कभी घंटा भी लगा देता है, और बाद के क्वेश्चन में आधे घंटे में भी कई बार 2-2 क्वेश्चन में करके आया हूं, ये भी होता है। लेकिन उसको करने का सिर्फ तरीका, तो भागते भागते उस समय आपकी राइटिंग फिर दौड़ रही होगी या और चीज होती होगी, कुछ ना कुछ आप डालोगे, और दूसरी चीज यही होती थी कि कोई डायग्राम में डालो, कोई पॉइंट्स में ही डालो, और कुछ ना आए ना उसके पॉइंट्स पॉइंट्स लिखाओ। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन आपको आया है, अगर उसको फ्लो में लिखने के बजाय पूरे सेंटेंसेस बना के या पैराग्राफ बना के लिखने के बजाय भी आप 1-2 बार आगे करके और उसके नीचे पॉइंट्स में लाओ, डालाओ कि दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस, दिस आर द डिमेरिट, दिस शुड बी वॉच्ड, नो दिस शुड बी caution, this caution should be applied, take notes, do this, point this, arrange for this। तो उसमें आदमी को लैंग्वेज की भी ज्यादा परेशानी नहीं होती, और सेंटेंस के ठीक फॉर्मेशन के चक्कर का भी नहीं होता, और सेंटेंस जो इतने लंबे में आप कहते हो इतने में ही वही बात कही चली जाती है उसमें। तो इस तरह की चीजें भी आप यूज कर सकते हो। डायग्राम्स को भी लोग यूज करते हैं, ज्योग्राफी वगैरह या कंट्री के कोई उन चीजों के आने में लोग मैप्स को भी यूज करते हैं। तो मैप्स बनाने का भी आप ये कर सकते हो, कच्चा कुच्चा अपना ये कर लो कोई भी तरह से, इस तरह का, मतलब वो इंडिकेशन ही होता है, वो मैप को ये नहीं देखेगा आपका पूरा शेप है या नहीं, चाहे आपको त्रिकोण मैप ही बना करके इंडिया का वो करो आप, अगर वो ना बना सकते हैं तो उसमें उनको जगह जगह पर ये दिखा दो, बजाय इसके कि आप फ्लो में लिख करके करो कि ये जमशेदपुर में है और ये यहाँ पे है, ये फलां जगह है, ये ऐसा है। तो इस तरह की चीजों को भी आप यूज कर सकते हो, मैप में कर सकते हो, पाई डायग्राम्स होते हैं और डायग्राम्स होते हैं, या टेबल बना के कर सकते हो आप, कि जैसे किसी ने लिखा भाई इनके कारण बताइए, ये करिए, तो आपने अलग अलग के लिखे, तो यहाँ ये लिख दिया कारण, इसमें लिख दिए रीजंस, ये ज्यादा के लिखने हो तो एक ही में डाल के आपको सारे उसका आंसर आ गया, तो क्रक्स तो उसमें आ गया, थोड़ा बहुत फिर अपने फ्लो में लिख दीजिए, उसी को रिपीट करते हुए, और कुछ ना भी आए तो टेबल में भी डाल दिया, उसी को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपके पास ज्यादा मटेरियल नहीं है तो वही टेबल में डालिए, उसी को नीचे करके अपना ये करके 2-3-4 पेज खींच दीजिए, तो जो लंबाई देख के करने वाला होगा वहां भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और जो पढ़ने वाला होगा वो उसको भी पता चल जाएगा इसने टेबल में सब कुछ डाला है तो इस बच्चे को ही आता है सारा सारा। तो इस तरह से चीजों को कुछ थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, कर सकते हो, पर बेहतर जो स्ट्रेटेजी है वो तो ये कि सब्जेक्ट को जानो, जो सब्जेक्ट आप लेते हो वो लीजिए, जो आप सीखना लर्न करना चाहते हो उसके ऊपर पूरा टाइम लगाओ, क्योंकि यही समय है जब आप इसको पढ़ोगे, बाद में फिर आप छोड़ जाओगे, इनकी तरह सिखाओगे तो नहीं, कहीं जॉब पे चले जाओगे, कुछ भी काम करोगे फिर आपके काम में वो नहीं आने वाला है। तो इस समय पे उसको थॉरली पढ़ो, जैसे कि वो सब्जेक्ट आपका ही है, आप उसकी अथॉरिटी हो, आप उस पर बुक्स लिख सकते हो,
तो और चीज़ कर सकते हो, उस पर चिंतन करो, लोगों से ये करो, आपस में एक दो से राय करो, जो चीज़ किताब में भी नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं है, उसको भी समझने की कोशिश करो, ताकि आप उस दायरे के पूरी तरह से ये बन सको, एक तरह से एक्सपर्ट हो जाओ, और जो उस सब्जेक्ट में भी दिया हुआ है उससे भी बाहर की कोई ना कोई चीज़ें कनेक्ट करके भी अगर आप डालना चाहो तो अपने उत्तर के अंदर डाल सको, ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि सिर्फ थ्योरी नहीं, ये अगर कहीं पे ग्राउंड के ऊपर अगर उसका कोई कनेक्शन बनता है और चीज़ होती है, ये उसको भी जानता है, उससे आगे भी जानते हैं, तो वो आपको स्पेशलिटी के रूप में अलग पहचान दे सकती है। सर मैं एक चीज़ बताना जी। चाहूँगा सबको कि सर का बैकग्राउंड भी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड रहा है। जैसे गांव से ही सर ने सारी कहानी हमें भी बताई थी और बहुत ही इंस्पायरिंग भी थी। सर ने पहले बैंक में भी जॉब करी थी, उसके बाद फिर आईएएस और फिर आईएएस, और इवन मतलब हरियाणा के वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स में से सर थे, जो बहुत कम लोग होते हैं, ये आपको भी पता है। बट देन तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप सिविल सर्विसेज इन जनरल रेदर देन थ्योरेटिकल स्ट्रेटजी, क्योंकि वो हम काफ़ी डिस्कस भी करते हैं कि सर का क्या एक्सपीरियंस रहा, या फिर क्या सही में सिविल सर्विसेज उतना वर्थ इट है, या फिर क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, उस कंटेक्स्ट में भी सवाल पूछ सकते हैं। वो ज़्यादा आपको बेटर एक आउटलुक दे सकते हैं सर अबाउट थिंग्स। जैसे आपने बताया कि आप सोशल वर्किंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, तो जैसे एक एचसीएस और इन लेवल को छोड़ के हम सोशल वर्किंग में क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, यूथ के लिए मतलब क्या हो? बेटा जो प्रोफेशनल एंगल है या जो से सारी जिंदगी अपनी सोशल में लगाने वाला जो काम है, उसके लिए तो मुझे लगता है कि जो लोग सोशल काम कर रहे हैं और सोशल काम में जो और कोई एवेन्यूज खुले हुए हैं जिससे आप अपनी जिंदगी भी चला सको, अपनी फाइनेंशियल एंगल्स की चीज़ों को भी कर सको, तो उस चीज़ में तो मुझे लगता है कि आपको एनजीओज वाले काम या और चीज़ों के काम या जो सोशल इससे जुड़े हुए। सर मैंने जी। सुना है उनमें पॉलिटिकल लेवल भी आ जाता है कुछ कुछ जगह जी। पे, जी। तो वो थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन लेवल हो जाता है कि भाई वो किसी चीजें तो देखिए बेटे, वो सब जगह होंगी ये चीजें, उसके लिए जो जैसे अतुल जी ने कहा है आपको सर कि, अमित सॉरी सॉरी अमित ने जो कोई कहा नहीं है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। मैं अपनी एक और सक्सेस की जो कहानी बताऊंगा आपको, मैं क्यों ये इतने सारे काम कर पाया। वो एक तो इन्होंने बता दिया कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरी माँ पढ़ी नहीं थी, मेरे पिताजी पढ़े हुए नहीं थे, हमारे परिवार में और कोई, वी वर दी फर्स्ट जनरेशन टू गो टू स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले हम लोग थे। दूसरी जो चीज है ये है कि जो हम्बल बैकग्राउंड से जो आते हैं, गरीब बैकग्राउंड से, जहाँ फाइनेंस की कमी होती है, सिर्फ रोटी चलती हो मुश्किल से, वहां पे एक चीज मिलती है उनको माँ बाप से कि मेहनत करने का मादा होता है। उनके माँ बाप भी खूब मेहनत करके बच्चों को पालते हैं, 5-5 बेटे बेटियां होंगी तो वो उनको बड़ी मुश्किलों से पालते हैं गांव के माहौल में। उस समय 70 साल पहले की बात बता, तो उनको एक चीज मिलती है उस रूप में कि उनका जो ब्लड होता है, उनके जो जीन्स होते हैं, जो वो काम करने के होते हैं। जैसे इनके पिताजी, अमित जी के पिताजी जो हैं, उनके काम करने के ये होंगे तो इनको मिलेंगे वो जीन, और गांव घर का जो माहौल है वो आप अधिकतर को मिलता है जो हम्बल बैकग्राउंड से जाते हैं। लेकिन उनमें दो चीज होती है कि कई बार क्या होता है कि किसी के माँ बाप मतलब थोड़े अच्छे प्रिंसिपल्ड के होते हैं, मानवता के लोग, चीज पे चलने वाले होते हैं, तो वो एक एडिड बोनस हो जाता है। तो मैं एक आर्य समाजी फैमिली में पैदा हुआ, तो वहाँ पाखंड और चीजें नहीं थी, और दूसरे लोगों की मदद करने की, साफ रहने की, ईमानदारी से करने की, वो उस तरह की वैल्यूज परिवार की थी, कमाई भी मेहनत से करने की और दूसरों की मदद करने की, तो वो वैल्यूज भी बच्चे को मिलते हैं। तो मैंने वो देखा है कि ये जो वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज जो है ना, मानवता की जो वैल्यूज हैं, वो आपके उसको स्ट्रांग बनाती हैं, आपके कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाती हैं। और जब आप सही रास्ते पे चलते हो, एनर्जी कहीं से आती है, उसकी एनर्जी चाहिए। अगर आपको 4-4 काम करने हैं ना एक साथ में, तो उसकी एनर्जी, उसके पीछे कोई ना कोई मिशन चाहिए होता है। तो आपको वो एनर्जी और मिशन अगर आप लेके चलते हो, जो अमित जी कह रहे हैं ना आपको कि भाई आपने, मैं भी कई बार ये कहता हूँ कि आईएएस बनना बड़ी बात है, लेकिन आईएएस बनना भी कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि आईएएस बहुत बनते हैं, हजारों लोग बनते हैं। उस आईएएस में आकर के भी लोग वहां संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। वहां पे वो मान शान या जिंदगी को ये नहीं मान पाते हैं कि हम कहीं पहुंच गए। वो जिस दिन आईएएस बनोगे, आपका नाम अखबार में छप जाएगा और लोग आएंगे इधर उधर, जिंदगी भर भी आपके यहाँ कोई सलाम मारने वाले घूमते रहेंगे, कोई लालची, कोई वैसे, कोई स्वार्थी, कोई बिना स्वार्थी, जो भी। लेकिन उससे आपकी जिंदगी में कोई फुलफिलमेंट नहीं आई। अगर आपने जिंदगी कोई मिशन जो है, एक अकेला आईएएस नहीं, आईएएस का तो इस दुनिया में है। अदरवाइज तो अगर इंसान यहाँ इस धरती पे आया हो तो उसका मकसद ये है कि उसका परिवार बने, सामाजिक प्राणी हो, और परिवार उनका अच्छा बने, अच्छे संस्कार रहें, उनके बच्चे उनका अच्छा कहना माने, उनको आदर दें, बुढ़ापे में उनको घर से बाहर ना निकालें, दूसरे लोग भी उनको मान इज्जत की इससे दें, उनको एक अच्छा आदमी रेट करें, ये सब चीज करें। तो तब ये, जब ये चीज होती है,
तब जो है आपको सोशल रिकॉग्निशन भी मिलती है, आपको अपनी भी सोशल, कोई ना भी रिकॉग्निशन दे, मान लीजिए कोई आपके बारे में अच्छा ना भी कहे, अखबार में ना भी छपो, तो आपको संतुष्टि होती है कि मैं आज जो दिन बिता के आया हूँ वो अच्छा रहा, मैंने 1 घंटा जो यहाँ बिताया, इनसे जो मैंने बातें की उससे मुझे कुछ मिला, मुझे अच्छे मिला, तो उससे एनर्जी मिलती है। जब आप कोई पॉजिटिव काम करते हो तो पॉजिटिव काम आपको एनर्जी देता है। यूथ में तो वैसे एनर्जी होती ही है, लेकिन उस एनर्जी को आपने मल्टीफोल्ड करना है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा काम करना, और मैं ये करता रहा हूँ। मैं यहाँ भी जब कमिश्नर रहा, गुरुजम्बेश्वर में रहा, तो मेरी एक कहानी ये भी है, आप हरियाणा में जिस जगह मैं पोस्टिंग रहा हूँ वहां जाके पूछोगे तो जो लोग 4 साल में नहीं कर सकते, मैं उसको 4 महीने में करता हूँ। और उसको करने के लिए इंसान को अपना मेंटल लेवल तो रखना ही पड़ता है, अनुभव भी रखना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा 24 घंटे, जैसे आपको मैं डूबने के लिए कह रहा हूँ, मैं अगर डिप्टी कमिश्नर रहता हूँ या कहीं कमिश्नर रहता हूँ तो मुझे रात को भी सपने, रात के 11 बजे भी मैं सोता हूँ तो मीटिंगें लेके सोता हूँ, सवेरे 4 बजे 5 बजे उठता हूँ तो भी अपने काम के लिए पे जाके ही लगता हूँ, और रात को सोते हुए भी मेरे दिमाग में उन्हीं चीजों का ख्याल रहता है, सपनों की भी कहानी बहुत। तो अगर आपने स्पीड से किसी चीज में चलना है ना, तो आपका सारा वो फोकस उसके अंदर ही डूब जाना चाहिए, और मुझे ये आदत हो गई है इस चीज की, इसलिए तो उससे क्या होता है कि आपको एक तो थकान नहीं होती, किसी संसारिक काम को भी आपने इस चीज में डुबोना है, और उसमें से आपकी एनर्जी जाए नहीं, आपको एनर्जी मिलती रहे, कि जितना मैं आपसे बात करूं मुझे और एनर्जी मिले, जितना मैं पढ़ूं मुझे और एनर्जी मिले, मेरा और रास्ता खुले उसमें। लेकिन ये इन सब्जेक्ट्स में कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हो सकता है आपको इंटरेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको रिटर्न में एनर्जी मिल रही है ना, लेकिन कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप उसमें डूबें, उसको समझने की कोशिश करें और इस तरह के विषय लें ऐसा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप अपनी स्पीड से कोई काम कर सकते हो। और मैंने यही देखा कि अगर ज्यादा जगह, ऊंची जगह पहुंचना है और एग्जाम्स को ज्यादा उससे पास करना है, तो आपको ये चीज की तरफ करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि सभी को शायद हो सकता हो उपलब्ध, मैं अपनी जिंदगी से ये मान रहा हूं कि कुछ को जरूर हो सकता है, और जो बिल्कुल धरातल से उठ के चले हैं उनको भी हो सकता है, क्योंकि मुझे हुआ है। तो आप जैसे बच्चे, तो आपको तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आप शहरों में बैठे हैं और आपको शहरों में वो फैसिलिटी है जो हमें दिल्ली में नहीं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि आप घर में बैठे, और जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हैं तभी से आपको एक्सपोजर हो जाता है कि हमने यहाँ जाना है। मुझे तो जब मैं दिल्ली भी चला गया तो तब भी आईएएस का पता नहीं था। मैं 8 साल बैंक में रह करके। सर आपने एक स्टोरी भी शेयर करी थी सर, कि आपका जो फॉर्म भी भरा गया तो वो भी एक्सीडेंटली भरा गया। वो भी कहानियां होती हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग जो है ना, अपने आप पे बोझ न लीजिए, फोकस पे या इस तरह की चीज पे। जो भी आप करना चाह रहे हो, करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, ये करिए, और पर अपनी चीज को सहजता से लीजिए। मतलब लोग जैसे कहते हैं ना भाई, किस्मत में जो होता है तो आएगा आपके पास, मेहनत करिए तो मिलेगा। तो मेरी कहानी उसके आसपास ही है वैसे, कि आप कुछ करोगे। मैं शहर कैसे गया, शहर गया तो मैं जैसे बता रहे हैं अमित जी कि मैंने जैसे ही बैंक ज्वाइन किया 7-8 साल के बाद, मैं वहाँ ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ था मैंने, इवनिंग कॉलेज से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, और करते ही जैसे ही मैंने एग्जाम दिया तभी मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होती है उसका एग्जाम भर दिया। उसी साल मेरा वो हो गया, जब मैं ग्रेजुएशन ही कर रहा था, बीकॉम ऑनर्स कर रहा था। तो ही तो वो लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम तो आईएएस भी कर सकते हो। तो तब मैंने, और जो इकोनॉमिक सर्विस की अमित जी कह रहे हैं, वो भी ये कहानी हुई कि मैं बैंक में था, मेरे काउंटर पे साथ में एक लड़का एमए इकोनॉमिक्स करके आया हुआ था, तो वो इकोनॉमिक सर्विस का फार्म भर रहा था और एक अपने दोस्त के लिए भी फार्म लाया हुआ था। वो दोस्त उस दिन आया नहीं, लास्ट डे थी, तो वह मैं साथ के काउंटर में था, तो उन्होंने कहा फुलिया आप ये इकोनॉमिक सर्विस का फार्म भर लो। मैंने तो सुना नहीं था कभी इकोनॉमिक सर्विस, मैंने कहा मुझे तो ये पता ही नहीं क्या चीज होती है। कहता है लो ये भर दो आप जो है। तो मैंने कहा मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट था। तो कहते तुमने एक सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में, तो अब मैंने इकोनॉमिक्स का इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हुआ था। तो कहते मुझे पता है तुमने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था। मैंने कहा हाँ वो तो दिया है। तो कहते आप एलिजिबल हो और आपने एग्जाम दिया हुआ, अगर आप पास हो जाओगे तो एग्जाम में बैठ जाओगे, तो आप फार्म भर दो। तो उन्होंने मेरा फार्म भरा, मेरे से दस्तखत करके दिलाया, मैं एग्जाम दे आया। मैं भूल गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मेरा इंटरव्यू में नाम आ गया और सेलेक्ट भी हो गया पहले साल में। तो उसके बाद फिर ये हो गया कि भाई आईएएस भी कर सकते हो, जब तुम ये कर सकते हो, तो लोगों ने कहना शुरू किया, तो मैं उधर चल पड़ा। वो भी हो गया मेरा पहली बार में। मैं रेलवे में चला गया, 2 साल वहां रहा, और तीसरी साल में हरियाणा में भी आना हो गया मेरा, मतलब एक तरह से। तो ये भी किस्मत होती है कि आप आईएएस में भी आओ, अपनी स्टेट में ही आ जाओ, जो कल्चर आप जानते हो, जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव है, और उस तरह से तो ये चांसेस भी बनते हैं। लेकिन चांसेस को बनाना पड़ता है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हर चीज जो मेरे पास आई होगी वो बिना बनाए आई है, पर मैं इस चीज में भी विश्वास करता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं
आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, इधर उधर से भटकाव छोड़ करके आप अपने स्टडीज पे ही फोकस कर रहे हो, सारा कुछ उसके ऊपर लगा रहे हो, तो मैं ये भी नहीं मानता कि आप फर्स्ट डिवीजन में नहीं आओगे या आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या आप सफल नहीं होगे उस चीज में। तो ये मैंने देखा कि होंगे, सभी होंगे मेरे ख्याल है, एक आध एक्सेप्शन तो कहीं नहीं किसी कारणों से हो जाए अलग, अदरवाइज होंगे। तो इसलिए जो है मेहनत करो, इसलिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपके माँ बाप भी आपको ये कर रहे हैं और सब लगे हैं आपको ये करने में। और मुझे तो खुशी इस चीज़ की है कि एक छोटी जगह के ऊपर आप इस तरह की एक ये शुरुआत, एक बहुत बेहतरीन शुरुआत कर रहे हो। मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ कि हाँ ऐसे। सर एक जी जी सर, जैसे जो हमारी जनरेशन है, जो आज हम यहाँ पे represent हैं, वो तो थोड़ा बहुत जैसे इंटरेक्ट कर लेते हैं, बड़े लोगों से बैठना हो जाता है, वो थोड़ा बहुत एटलीस्ट 10% तो उनके दिमाग में आता है। जी। बट जो हमसे पीछे वाली जनरेशन अब जो आ रही है ना, उसको कैसे समझाएं सर? वो हमने देखा है मोस्ट ऑफ द लेवल पे बच्चे समझ के नहीं, मानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, मतलब उनका एक अलग ही लेवल हो गया है। ये तो रहेगा जनरेशंस हम में, देखो जैसे डिफरेंट। बोलते थे हाँ पेरेंट्स के लिए कि भाई जी करना है, जैसे आप एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इतने ऊपर आए, हम भी सोच रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जो हमसे पीछे वाली जनरेशन है ना, वो मोस्ट ऑफ द बच्चे है ना, मतलब केयरलेस है बिल्कुल। वो चीजें अपने होंगी, पेरेंट्स के जनरेशन के बच्चे बदलाव भी के जो और चैलेंजेस है ना, मुझे लगता है वो रहेंगे। उनको कैसे वो ढूंढने होंगे और वो मुझे लगता है आपकी जो जनरेशन है ना, वो उसको ढूंढने में सक्षम होगी, क्योंकि मैं तीसरी जनरेशन का हूँ, मैं मेरे बाद इनकी आ गई, फिर ये आ गए, आप लोग आ गए हो। तो उसमें लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि अपने उदाहरण से बेहतर कोई चीज नहीं होती है। पहली बात तो ये है कि हमें हमें उसको रखना है, क्योंकि आप में और आपकी जनरेशन और मेरे वाली जनरेशन में भी फर्क होगा। जो हमारे समय की इंटरेक्शन थी, हमारे बहुत गहरे दोस्त होते थे और हमारा सारा समय उसी पे जाता था। वो दोस्त अपने घर वाले भाई बहनों से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा, कई कई नजदीक, कॉन्फिडेंस वाले, सहयोग करने वाले, ये चीजें होती थी। ये समाज का उस समय का ढांचा था, जब ये मोबाइल फोन और इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, या आप लोग बाहर नहीं जाते थे। अब तो आपका सारा समय तो बाहर गुजरता है, पहले स्कूलों में गुजरा, अब पढ़ाइयों में गुजर रहा है। तो माँ बाप मोहल्ले और गली मोहल्ले में, वहां पे तो आप लोग बहुत कम रहते हैं, तो वो स्वाभाविक है कि उसमें बदलाव आएगा। लेकिन आप लोगों को उसके रास्ते निकालने हैं कि कुछ ना कुछ तो, क्योंकि हम मानव हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमको आपस में एक दूसरे से, अब ये भी आपका परिवार की तरह ही एक तरह से, आप यहाँ आ रहे हो, जहाँ आप कॉलेज में रहे होगे, क्लास में रहे होगे, स्कूल में, तो ये भी स्थान है, ये आपके परिवार के हिस्से हैं। तो कोई बुराई नहीं है कि अगर वहां नहीं है, आपके मोहल्ले में नहीं है, जहां हम खेल के गुल्ली डंडा खेलते थे या कबड्डी खेलते थे या तालाब में तैरते थे, तो वहां दोस्तियां बनाते थे। आप पढ़ते हुए दोस्तियां बनाओ, पढ़ते हुए अपने सोशल उन चीजों को करो, और आपस में लेन देन। हम हमें स्कूल में पता है, स्कूल में हमारे यहाँ मॉनिटर सिस्टम होता था। मान लो अगर मैं अच्छा पढ़ता हूँ, अमित अच्छा पढ़ता है, तो जो दूसरे स्टूडेंट होते थे वो उनसे सीखते थे, बल्कि हम उनको पढ़ाया करते थे। आप लोग तो ये करते नहीं होंगे। जब मैं 8वीं में होता था, तो मैं पड़ोस के 7वीं के बच्चे को पढ़ाता था वो मैथ, वो सर पहले इंग्लिश। का टाइम था ना, वो अपने लेवल तक, मैं वही तो बता रही हूँ। हाँ, अपनी इस वाली तो इन जनरेशन में जनरेशन्स को बेटे ये है ना कि ये आ रहे हैं पेरेंट्स भी ये बोलने लग हाँ गए कि उसके घर में जाओ, इतना ज्यादा भाई अपना पढ़ो, अंदर रहो। ये गांव के अंदर ऐसी मेंटलिटी है पेरेंट्स की भी और ठीक बच्चों की भी। है, सही चलेगी, वो होगी वहां पे, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हो हैं जाएगा। अपने देखो गांव को जितना कैसे? ऐसा होगा कि जितना आप कर सकते हो, देखो चिंता ज्यादा किसी की चीज की नहीं करनी बेटे। जो जब बदलाव हो रहे होते हैं, लेकिन आप अपने आप को उस जगह बनाओ। देखिए मैं कम से कम इंडिविजुअली जब मैं होके गुजरा हूँ, मैं एक और आपको कहानी खोल देता हूँ, क्योंकि मैं मतलब शेड्यूल कास्ट फैमिली से निकल के आया, तो मैं उनकी परेशानियां देखता हूँ। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास साधन वाली चीजें होंगी, उनके माँ बाप को कुछ समझ होगी और होगा। इन क्लासेज में जो है ना, तो उनके पास साधन है, आधे से ज्यादा के पास कोई घर भी नहीं है, वो साफ रह भी नहीं सकते, बच्चों को अच्छी तरह पहना नहीं सकते। फिर उनकी सोच भी अपने एंगल की होती है, धार्मिकता में डूबे, इधर में वो चीजों में, तो बच्चों को वो बहुत अच्छी तरह की चीजें, सपोर्ट और वो चीजें भी नहीं दे सकते हैं। तो मुझे उस चीज की भी चिंता, और मैं उसी में ही समय लगा रहा हूँ। मेरा सोशल वर्क जो है वो अब अधिकतर से ज्यादा यही है कि ये मैं आज तो एक स्कूल में खोल के आया, पर स्कूल से पहले मैं जो मोहल्ले हैं गरीब बच्चों के, जहाँ ब्रिलियंट बच्चे भी हैं, 90% लेने वाले भी हैं, लेकिन उनको कोई, उनके माँ बाप कोई सपोर्ट करने के हालात में नहीं है, क्योंकि जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, वो आज फर्स्ट जनरेशन है, और कोई दूसरा कोई पढ़ाता नहीं। स्कूलों की शिक्षा आप देख रहे हो, उसमें भी दिक्कत अभी भी आ रही है। मैं जब यहाँ कमिश्नर था 2005-6 में, उस समय पे भी थी। तो ये समस्या है। तो हमने उनकी चौपालों में लाइब्रेरीज, उनको वहां जैसे आपकी लाइब्रेरी बनी, उनकी चौपालों में काउंटर बना के उनको बैठने के लिए, वहां पढ़ने की आदतें डालने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चा बैठ के पढ़ेगा नहीं, तो फिर वो इधर उधर गली में घूमेगा, तो कोई उसको शराब पीने की तरफ लेके जाएगा,
कोई इसको और तरह की खराब चीजें, क्योंकि यहाँ समाज में बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो अच्छी उस वाले बच्चे नहीं हैं, वो समझते हैं ये ऐसे ही घूमते रहें, कोई पेडलर बन जाए, कोई किसी की भूखी बेचे या कुछ और चीज करे। तो उनको ये चिंता नहीं है कि इनका जीवन खराब होगा, समाज में क्या दिक्कतें आएंगी। कोई तो सर जैसे गवर्नमेंट जॉब जरूरी नहीं है, वो मेंटलिटी है लोगों के पास कि हम कुछ करके खा सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बच्चे ना कोशिश नहीं करते। सही। वो अगर एक बेरोजगार आदमी है या बच्चा है जो भी है गांव के अंदर, वो पूरा टाइम वेस्ट करने में निकाल सकता है, ना कि अपने दिमाग से ये सोच के कि मैं कर क्या सकता हूँ, जरूरत क्या है मेरे गांव में, उस जिस चीज की कमी है उस चीज को वो पूरा कर सकता है अपनी मेंटलिटी से। बट वो सोचते नहीं है, पता नहीं क्यों। नहीं, उनको सिखाना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है बेटे कि हमें करके, जब हम करके ये करते हैं, जैसे मैं आपको यही कहानी बता रहा था कि आजकल जो गरीब परिवार है उनमें भी क्या हो गया, पॉलिटिक्स घुसी हुई है, क्योंकि हर जगह इलेक्शन होते हैं, पंचायत का इलेक्शन, इसका इलेक्शन, तो हर एक आदमी, कितना ही गरीब परिवार वो उसमें उलझता है, इन्वॉल्व है, फिर सेक्शंस में बटे हुए हैं। उनके कारण से एक का ग्रुप अलग है, एक का ग्रुप अलग है, एक ही कास्ट में भी 10-10 तरह के वो होंगे, कोई इसको वो करेगा, कोई उसको वो करेगा। तो उनका संगठन भी कोई नहीं है कि आपस में मिलजुल के अपनी समस्याओं के लिए कुछ सोच लें, कुछ कर लें, एक आदमी दूसरे को मदद कर दे। मैं आईएएस अफसर बन गया हूँ तो मैं अपनी कास्ट के, अपने मोहल्ले के 4 बच्चों को और पैसे ना दे सकूं, उनको पढ़ा दूं, गाइडेंस दे दूं, कोई बात कर दूं, कोई सहयोग दे दूं, शहर में आने का कोई रास्ता निकाल दूं। तो वो एंगल भी जो है अब लोग स्वार्थ एंगल से ज्यादा करते हैं। पहले एक दूसरे को सपोर्ट कर देते थे कि एक गांव का बच्चा वहां आया तो आपस में एक दूसरे का सहयोग होता था। तो हमें इसको करके ही सिखाना होगा। वो आजकल तो ग्रुप बन गए, उस ग्रुप में भी लोग एक कास्ट का ग्रुप बनाया हुआ है, एक और तरह का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी झगड़ते रहते हैं, उसमें भी यही चीज करते रहते हैं और पॉलिटिक्स उसमें डालते रहते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि सारा दिन दुनिया भर की पॉलिटिक्स ही लगी रहे, स्कूल की पढ़ाई ना हो, आप बच्चे पढ़े ना, कोई पॉजिटिव काम ना हो। तो ऐसे करने वाले लोगों की भारत में भी अभी कमी नहीं है। तो इस कारण से ये चैलेंजेस आएंगी, लेकिन अब बात तो ये है कि इसके कारण से हमें छोड़ नहीं देना है। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं दूसरी चीज और बता दूं आपको कि मैं जो रहा तो मैंने कभी पॉलिटिशियंस की मानी नहीं। मैं, मेरा ख्याल अकेला अफसर होगा हरियाणा का, तो क्या मैं समझता हूँ भारत का कुछ गिने चुने अफसरों में होगा जो अपनी पोस्टिंग के लिए कभी किसी पॉलिटिशियन या किसी और आदमी के पास ना गए होंगे। अगर खराब जगह पे लगा दिया, जिसको आईएएस की खराब जगह कहते हैं, तो अपने आप को बदलवाने के लिए भी वहां किसी के पास नहीं गए होंगे। पूरी जिंदगी भर जो मेरे सामने आया, जो उन्होंने दिया, जैसा भी था, मैंने उसी को बदलने की कोशिश की और मैंने बदले। जो भी जिस जगह, छोटी जगह, बड़ी जगह, जैसी भी जगह थी, उस पर मैंने अपना पूरी मेहनत लगा करके काम किया और रिजल्ट भी आए। तो मैं अभी भी ये सोचता हूँ, और इसी करके मैं इस उम्र में भी लगा हूँ कि जब मैं जितनी पोस्टों पे भी रहा, चाहे मैं डिप्टी कमिश्नर रहा, कमिश्नर रहा, वाइस चांसलर रहा, जो भी रहा, चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहा, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज चेयरमैन, जो भी मेरे को अच्छी पोस्टें मिली, उन पे मैंने अकेले ने, क्योंकि मेरी तरह के सोच वाले और सारे लोग तो नहीं हो सकते, जैसे आप कह रहे हो कि और बच्चे तो आपकी सोच के नहीं हो सकते, लेकिन आपकी अपनी सोच है, आपके पास अपनी शक्तियां हैं, अपनी पर्सनल है, आपके पास अपनी बुद्धि है, अपना दिमाग है, अपनी सोच है, अपना अनुभव है, अपने कॉन्टेक्ट्स हैं। तो ये जो आपकी ताकत है, और उधर से आपको पद की ताकत मिलती है कि आप डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर हैं या वाइस चांसलर हैं, तो उस पद पे जो आपके पास पावर है, जो आप कहते हो वो चलता है, जो ऑर्डर आप करते हो उसको दूसरों को फॉलो करना पड़ता है। तो उसको लेकर के जब मैं वहां बदलाव कर पाया, इसके बावजूद कि उसको रोकने वाले मेरे से सीनियर ऑफिसर भी होते, आधे से ज्यादा होते थे, जो नहीं चाहते थे कि ये करे जो हम ये करना चाह रहा है। पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो नहीं चाहते थे कि ये इस तरह का काम करे। उसके बाद मैंने किए और हर पोस्ट पे किए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि एक आदमी भी अगर पढ़ा लिखा है, उसमें जुनून है, कमिटमेंट होना चाहिए। आप सोशल काम करना चाहते हो, आप अकेले भी, और अकेले ने, मैंने अकेले की बात नहीं है, हजारों आदमियों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अंबेडकर ने कितने बड़े काम किए, वो सारे आज जो महिलाओं को खोल के रास्ते खोल के गए हैं, रीमैरिज का और का, बच्चे बचपन में शादी ना होने का और चीजें करने का, वर्कर्स की जो मैटरनिटी लीव, ये लीव, वो लीव, 12-12 घंटे से 8 घंटे का वर्क वो करने का, छुट्टियों का, इन सारी चीजों का एक एक आदमी क्या क्या नहीं करके गए। हमने तो कुछ भी नहीं किया उसके मुकाबले में। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जब समाज बदला, अब तो समाज खुला है ना, आप जा तो सकते हो, आपके पास में देखो इतना पावरफुल मीडिया है ना ये, कि आप यहां बैठे बैठे भी आप कहीं पहुंच सकते हो दुनिया। वो करना चाहिए आपको। मेरी ये लिमिटेशन है कि मैं आईएएस अफसर जरूर रहा, मुझे कंप्यूटर का अपना फोन ढंग से नहीं चलाना, ये मेरी लिमिटेशन है। मैं ऑनलाइन सर्विस के लिए घूम रहा हूं, मैंने अपने घर में ऑनलाइन सिस्टम लगाया हुआ है, नीचे एक पूरा हॉल बनाया हुआ स्टेज के साथ, लेकिन मैं उसको ऑपरेट नहीं कर सकता हूं, मैं उसको जानता नहीं, इसलिए मुझे सीखना पड़ता है, अमित जी जैसों के यहाँ जाके देखना पड़ता है क्या चल रहा है, या किसी की साथ लेना पड़ता है।
तो आप लोगों को ये सीखना है, ये जो नई दुनिया आई हुई है इसको आपने सीखना और इसी में अपने छोटे बच्चों को भी उलझाना है, वो चीज करनी। उसके माध्यम से आप बहुत बड़े काम कर सकते हो कि आप अपनी बात को रोज की रोज पहुंचा सकते हो, अपने चीज को आगे बढ़ा सकते हो। तो वो काम करिए। आप सोशल भी करना चाहते हो, इसके साथ जुड़िए, बच्चों को जोड़िए, ये सब चीज करिए। तो जिसमें भी जाना हो, और ये भी ये रखिए कि कोई आईएएस की ही में ही दुनिया नहीं है और आईएएस ही सबकी सबसे बढ़िया दुनिया नहीं है। मेरे जैसे आईएएस वालों से 1000 आदमी और ऐसे होंगे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, जो मेरे से ज्यादा संतुष्ट होंगे, मेरे से ज्यादा अचीवमेंट सोशल वाइज करके जाएंगे और चीज करेंगे। तो इसलिए ये भी मत समझो कि अकेले आईएएस आए, मेहनत करो खूब, लेकिन उसको डिप्रेशन में भी ना डालो, चिंता का विषय भी मत बनाओ। ये करके रखो, एक्सेप्ट करो उस चीज को, ठीक है मैं मेहनत करूंगी, अगर ये होगा, अगर नहीं आए तो आप छोड़ दो। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि जैसे मान लीजिए मेरी पोस्टिंग कहीं नहीं हुई, मेरी पोस्टिंग कोने में जाके, मुझे डिप्टी कमिश्नर लगाया, मान लो नारनौल में लगा दिया, कोने में, जहां अफसर आना नहीं चाहते क्योंकि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां कुछ है नहीं, ना कोई स्कीम होती है, ना कोई लोग रिकॉग्निशन करते हैं और कोई बात। तो पर मैंने ये सोचा हुआ कि मैं जहां भी जाऊंगा, किसी भी कारण से मुझे जिस भी जगह पे मेरे पैर पड़ने की वो हो रही है, उसमें ही मुझे सफलता मिलेगी, उसमें ही मुझे संतुष्टि मिलेगी। और वो हुआ है। मैं बिना करके अचानक में यहाँ आके बैठा हूं ना, मैंने तो कहा तो नहीं था। मैं जहां कह के जाता हूं या बुला के अपनी इच्छा से जाता हूं और लोगों को कह के जाता हूं, वहां भी इतने बच्चे नहीं आके इकट्ठे होते, वो इतने ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो मुझे अपनी उसको सोचना चाहिए ना कि मैं जहां जा रहा हूं वहां से सहजता से चलिए। जहां आपको ये ले जाना चाहता है फ्लो, सही दिमाग से खोल के, गलत की तरफ नहीं। तो वहां अपनी सेंस करिए, इंट्यूशंस का अपना यूज करिए, मैं करता हूं उसका। और जहां आपको इंट्यूशन लगे कि इसके साथ जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मत जाइए, झिझकिए, वॉचफुली होके जाइए। जहां आपको लगे कि नहीं ये जो कह रहा है ठीक लगता है, चलो चल के देखता हूं, ऐसे करता हूं, तो उन चीजों को भी यूज करिए। ये इंसान को बहुत बड़ी बड़ी देन मिली है, उनसे आप जो है ना अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी तरफ जिंदगी से जाएंगे। और बड़ी चीज ये है कि आपको जिंदगी में हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, ठीक है। वो जैसे गीता में कहा ना भाई, हार और जीत को, या इस तरह का। और हार और जीत कुछ नहीं है, आपने जो किया है उतना हो रहा है, नहीं हो रहा होगा तो आपको कहीं और दिशा में जाना होगा। जबरदस्ती ना करिए कि मेरे को इसी दिशा में जाना है, मुझे तो आईएएस ही बनना है, 25 बार लगे रहिए, आपका उससे बढ़िया फील्ड कहीं और हो शायद, जो आईएएस से भी ज्यादा। आईएएस में ही कोई एक रिकॉग्निशन नहीं है सबसे ज्यादा, और बहुत काम है जो लोग कर रहे हैं, उनके अंदर आदमी चमक रहे हैं, उनका रास्ता बन रहा है, ये सब चीज हो रही। तो उस चीज को भी रखिए, मतलब जिंदगी को अपनी ये चीज रखिए, जिंदगी बहुत प्रायोरिटी की चीज है और बहुत वैल्यूएबल चीज है। इसको जीने के हिसाब से जो है ना, उस तरह से जिए और इस तरह से करिए, और अपना रास्ता बनाइए, जरूर आगे चलते जाइए। हम तो देर से चले, अब मैं ग्रेजुएट ही मान लो 26 साल की उम्र में हुआ हूँ, मैं 28 साल में जाकर आईएएस में आ पाया हूँ। आप लोगों के पास रास्ता है कि आप पहले से चल रहे हो, आप समय पे आ जाओगे, समय पे आ सकते हो। नहीं आओ तो आप अपना रास्ता भी बदल सकते हो, ये नहीं मिला और कोई बात नहीं, आपको इससे कुछ ज्ञान तो मिला, समझ तो मिली, कम से कम कोई आईएएस का शोर मचा रहा हो तो आप ये तो कहोगे ठीक है आईएएस में भी बैठा हूँ भाई। अब ये तो कह सकते हैं मैं 6 बार आईएएस का मेन निकाल के बैठा हूँ, तो वो भी तो एक अचीवमेंट तो है। या ना भी निकाल पाओ तो आपने उसका ज्ञान तो लिया है, आईएएस का आप सब्जेक्ट को जानते हो, उसके एग्जाम को जानते हो, आप अपने बच्चों को आगे के लिए पहले से ही उस चीज के बारे में बता सकते हो। आप घर से ही, बचपन से ही उनको उस चीज के लिए तैयार, घर बैठे घुमाते हुए ही कर दोगे, तो वो कहीं ना कहीं काम आएगी, आप कहीं व्यर्थ जाने वाली चीज नहीं। और बाकी आप अगर थको इससे, या आपको लगे कि मेरा फोकस कहीं और बढ़िया जगह है, तो उधर भी ट्राई करो। एक ही साथ में 2-2 3-3 रास्ते ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, ये भी करते रहो, एक आध और भी रखो, ताकि आप निराश ना हो बाद में। ऐसा और होगा, मैं समझता हूँ कि आप लोग हिम्मत से करोगे, साथ इधर है और भी मिलेंगे आपको, ये सब चीज होगी तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। सर एक चीज मैं भी पूछना जी चाहता हूँ बताइए। सर, जैसे अब मेरा अपना काम चल रहा है, स्टूडेंट्स की अपनी पढ़ाई चल रही है, या लाइफ में एक बैलेंस सर कई बार बिगड़ जाता है, स्पेशली फिजिकल हेल्थ को लेके जी। और खाने पीने को लेके भी सर। तो उसमें आपके हिसाब से सर हमें क्या प्रायोरिटीज रखनी चाहिए अपने डेली रूटीन में, ताकि उनको भी थोड़ा सा बैलेंस किया देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत ओवर बिजी वाला था, मेरा ख्याल है किसी का नहीं होगा, जो फालतू चिंता करता है उसको छोड़ के मेरे ख्याल है किसी का नहीं होगा। तो मैंने एक चीज पाई है कि अगर आप में से कोई मेडिटेशन की तरफ किसी का रुझान हो, तो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स जो है ना, मेडिटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेडिटेशन में कोई वो नहीं है, कोई पाखंड की या कोई और चीज, ये सिर्फ साइलेंस का एक टेक्निक है, माइंड को साइलेंस करने की और चीज करने की। उसमें बुद्धिस्ट टाइप की भी होती है, विपस्सना टाइप, या और कोई बातें, या नहीं भी कुछ हो तो आप किसी एक स्थान पे, बेड पे अपने, या कहीं भी
के कोने में कोई भी भावना से साफ सुथरी जगह बना के, और आप वहाँ सिर्फ बैठे हैं, मतलब स्टेट अपनी नेक करके और चीज करके। यहाँ भी कर सकते हैं आप, दिन में भी जैसे पढ़ते हो तो आप लंबे समय जो पढ़ रहे हो, अगर आपको ये लगे कि रजिस्टर अंदर नहीं हो रहा है, मेंटल थकान है, ऐसा है, तो एक तो लोग उसमें कहते हैं कि नैप ले लेनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ संभव नहीं है आपका। पर बेहतर ये होता है, घर में होते हो आप, ये होते हो तो उसको 5 मिनट 10 मिनट अपना सारे अंगों को रिलैक्स छोड़ के और माइंड को भी थोड़ा ये करके हल्की सी नैप ले लो, ताकि आपका माइंड उससे निकल के फिर उसको दोबारा फ्रेशनेस मिलती है। मैं कई बार ये करता था कि मैं घूमने निकलता था। मेरा ये होता था कि जब मुझे लगे कि मेरा अब सैचुरेशन हो गया है, तो फिर मैं अपनी किताब बंद करके, गाँव का माहौल होता था तो मैं गाँव में खेतों में निकल जाता था घूमने के लिए। तो घूमना जो है एक फिजिकल एक्टिविटी भी है, और नेचर के साथ जुड़ने के साथ आप दोबारा अपनी एनर्जी गेन करते हो। और वहां भी मैं सोचता ही जाता था, मतलब मैं जो स्टूडेंट होते हुए भी, जैसे मैं संस्कृत पढ़ता था, तो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं अपने माइंड में घुमाता रहता था, या मन से बीती तय अंति सीता है मी वह मैं, ये वो करते करते अपना उसको घुमाते चले जाइए। तो आप इनफैक्ट वो बैठे हुए की बजाय खड़े हुए चलते हुए भी आप वो काम कर ही रहे हो जो आपने बैठ के करना था, और अब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी साथ में हो रही है, आपको फ्रेश एयर मिल रही है बाहर, आपका माहौल बदल रहा है। क्योंकि ये शहरी और दीवारों वाले माहौल में ये भी परेशानी होती है कि आपको थकाता है, ये चीजें करती है, सारे लोहा सीमेंट और इनकी जो दुनिया है ना, ये थोड़ी थकाती है। इसका एम्बियंस भी थोड़ा सा, जब ग्रीन उसमें हवा में, इसमें पक्षियों के साथ, अब यहाँ कोई पक्षी नहीं है, उसकी आवाजें, ये चीजें, ये म्यूजिक का अगर आपको शौक है तो अच्छा म्यूजिक जो है आप सुनिए, जो सूदिंग म्यूजिक होता है इस तरह का, या कोई चीज जो आपको पसंद, आपके माइंड को कंसंट्रेट करती है, वो सॉन्ग्स या और चीजें। गाने का शौक है तो गाइए, है। गाना एक बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब मैं इस उम्र में भी, मैंने पिछले 4 साल के अंदर कोविड के समय में 1 लाख से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं 52 लैंग्वेजेस में। और मैंने ये भी पाया है कि गाना आपकी एनर्जी को लाने का एक बहुत बढ़िया अच्छा तरीका, अगर जिसको गाना सुनने या गाने का शौक है, सुनने का तो सुनिए, गाने का है ना भी हो टूटा फूटा गाइए। आजकल सिंगिंग ऐप हैं, उसमें म्यूजिक पड़ा रहता है, तो जो गाना आपको अच्छा लगता हो, मोटिवेट करता हो, तो उनके शब्दों को ही आप, ये भी एक आधे मेडिटेशन का हिस्सा है। मेडिटेशन जो है अच्छे विचारों को अपने मन में लाने, अपने आप को ये करके अच्छे विचारों के माध्यम से अपनी एनर्जी को जनरेट करने का एक तरीका है, एक तरीके से। तो अगर वो चीजें होंगी, वो आपको जो है, तो मैं इवनिंग मॉर्निंग मेडिटेशन करता था, मैं किसी मेडिटेशन सेंटर पे जाता था, वहाँ मेडिटेशन करता था। तो कोई ऐसा स्थान हो, आप मेडिटेशन, या योगा भी एक मेडिटेशन का हिस्सा है, क्योंकि जब आप योगा या एक्सरसाइज करते हो, अगर आपको करने की आदत हो, तो उससे भी आपका बॉडी मोशन और उस पर ही आपका ध्यान रहता है, तो आप इधर उधर से हटते हो, दूसरी चीजों से हटते हो। तो इस तरह का भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए तो अभी आ रहा है क्या आपका कोई? अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए देखिए, स्टिक्स तो कुछ नहीं है, जिस जो आपका अपनी नॉलेज का स्टोर है उस समय पे, ठीक है, जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसको ओरिजिनली लेके जाइए वहां जहां भी जाना है, क्योंकि आपको ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना है। आप कहीं पे जिस जगह पे खड़े हो, सबसे बेस्ट आप नहीं हो सकते, सबसे खराब भी नहीं हो, आप जो कुछ हो अपना लेकर के वहां पे जाइए। और आपने सिंसियरिटी रखनी है वहां पे, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, उसमें ना तो अपने आप को एग्जीरेट करना है, और ना ही आपको कोई अपने आप को छोटा समझना है कि आप बिल्कुल कुछ बोले ना, जो चीज आपको आती है उसमें भी आप संशय रख के करें, ऐसा करें नहीं, अपने आप को प्रेजेंट करिए, लेकिन हम्बलनेस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज ना हो दूसरे से, जैसे आप बड़ों से बात करते हो, वो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं, उम्र में भी आपसे बड़े होंगे, ज्ञान में भी आपसे बड़े होंगे, और आपका काम करने में भी बड़ी प्लेस पे है, तो उससे ज्यादा नहीं कि कोई उनके सामने आपने जाके कोई दंडवत होने वाली कहानी नहीं। वो आदर दिखाना है, उनको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है आपने, क्योंकि वहां पे आप नई चीज कोई खोज नहीं सकते, ना कोई 2 रात में पढ़ करके कोई नई चीज ले जा सकते। तीसरा, आपको ये भी पता नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, उन्होंने जो पूछना होगा आपसे वही पूछेंगे, तो इतनी बड़ी दुनिया है सब्जेक्ट्सों की, तो उसमें जो भी वो पूछेंगे और चीज करेंगे, तो आपने सिंसियरिटी से, अगर किसी चीज को नहीं आता है आपको, तो आप मानिएगा कि ये मुझे पूरी तरह से नहीं आता है, पर मैं ये समझता हूँ कि शायद ये इस तरह की चीज का, अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे को शायद कुछ आता और शायद ये वही हो, तो उस तरह से कह सकते हो आप अपने उस चीजों में। और तीसरा ये होता है कि जो आपसे कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अधिकतर जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं ना, वो पहले आपसे जो भी आपका बायोडाटा भरवाते हैं, तो वो चीज उनके सामने होती है, इसके लिए भी वो आपकी हॉबीज पूछते हैं, आपका गांव का पता होगा, और चीज आपने कहाँ से पढ़ाई की हुई है, कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके आसपास की दुनिया को आप पूरी तरह से जानने की कोशिश कर लीजिए।
उनसे संबंधित जो है, मान लो जो आप हॉबी लिखते हो आपको है या नहीं है, तो उस हॉबी से संबंधित चीजें वो पूछने की उम्मीद हो सकती है। आप मान लो गाना लिखते हो, म्यूजिक लिखते हो, कोई डांस लिखते हैं, तो वो डांस के बारे में पूछ सकते हैं, कोई डांस कुचिपुड़ी डांस कौन सा क्या होता है, वो कहाँ का है क्या नहीं है। तो इस तरह की कनेक्टेड चीजों को आपको कोशिश करके कर लेनी चाहिए कि उससे आसपास की अगर वो चीजें पूछे तो आप उसमें बता सकें, उसमें आपको ये कहने की जरूरत ना पड़े कि मुझे आती नहीं, क्योंकि तब ये लगेगा कि जो चीज आप कर रहे हो, जिस जो आपकी हॉबी है, उसकी बेसिक चीजें भी अगर आप नहीं बता पा रहे तो आपका स्टैंडर्ड बहुत बेहतर नहीं। सर जैसे हम यूथ है, हम लोगों को सिर्फ स्टार्टअप दिखता है आईएएस का, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग तो दूसरों को देख के स्टार्ट कर लेते हैं, या कई बार पेरेंट्स प्रेशराइज होता है, कर लेते होता हैं है, बच्चे कर लेते हैं। सही बात है। बट सर हमें सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड दिखती है कि हमारे पास पावर होगी, लोग हमें सैल्यूट करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जोश होता है हमारे में। बट उसकी लिमिटेशंस होती है, नेगेटिव बिल्कुल पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल जो होता है, ना हम सोचते हैं और ना ही हमें पता होता है। सही। और बाद में हमें ये नहीं पता होता कि हम उस चीज के लिए करेक्ट है या नहीं है, कि हमें बाद में जो सर्विस पूरी लाइफ करनी है हमें उसका सेटिस्फेक्शन बाद में मिलेगा कि नहीं जी मिलेगा। जी आपने पूरी लाइफ ये सर्विस करी है, तो सर ऐसे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम लोग अपने आप को पूरे वो तो नेगेटिव तो आपने देखना है कि क्या होगा। जो सुनने में आएंगे वो ज्यादातर ये होता है कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, बहुत दबाव होगा, काम बहुत होगा, ये सब चीज होगी। लेकिन काम होगा तो आपके पास नॉलेज भी बहुत है, आपके पास में पोजीशन भी बहुत है, आपकी फौज भी बहुत है। अगर मैं कमिश्नर बन के बैठा हूँ तो मेरे नीचे 5 जिलों के डिप्टी कमिश्नर हैं, जो जैसे मैं घंटी बजाऊंगा तो वो करेंगे, जो काम मैं उनको दूंगा कि कल तक ये करके देना है, वहां आ जाओ, वो वहीं पे आएंगे। उनके नीचे एसडीएम्स होंगे, उनके नीचे तहसीलदार होंगे, उनके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के अफसर होंगे। तो वो सारे जिले की और 5 जिलों की फौज मेरे नीचे है ना, तो मैं अकेला थोड़ी हूँ। तो अगर कोई चीज होगी तो हमने मिलके करना है उसको, मेरे पास करने वाले भी हैं। तो वो कोई बात नहीं, पर वो तो हर जगह पे आएगी। आप एक टीचर भी बनना चाहोगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आएंगे। कोई आपका बॉस ठीक नहीं है, गांव के लोग परेशान करने वाले हैं, और कोई बात है, कोई महिलाओं के खिलाफ वाला आदमी है, कोई आपकी कास्ट के उस तरफ वो उसको ठीक ना समझने वाला है। तो ये चैलेंजेस तो इस दुनिया में है, और भारत में तो रहेंगी, अधिकतर तरह की डायकोटोमीज हैं उसमें। तो ये तो आपको हर जगह आएंगी। हाँ, आपने ये चुनना है कि अगर आपके इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तो मैं वो गारंटी से कह सकता हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है वहां आपको कम परेशानियां आएंगी, या अगर परेशानियां आएंगी भी तो आपको परेशानियां महसूस नहीं हो। कोई आदमी पहाड़ चढ़ने का आदी है ना, उसको खूबी है कि मैंने तो हिमालय चढ़ना है, तो उसके जो रास्ते में गड्ढे आएंगे ना, उस गड्ढों को वो देखेगा ही नहीं, उसके दिमाग में रजिस्टर नहीं होंगे। जबकि जो आदमी वहां वैसे लेके जबरदस्ती चढ़ाया जा रहा है, तो वो कहेगा नहीं अब तो बड़ी खाई आ गई, मैं ऐसे कैसे करूं, इसमें तो मेरी टांग ही टूट जाती, आप मुझे यहाँ कहाँ ले आए हो। तो वो वहीं पे अटक के खड़ा हो जाए। तो अगर आपका कहीं और शौक है, कोई और आपको पढ़ाई आपको पसंद आती है, कोई और काम पसंद आता है, तो बेशक उसकी तरफ जाइए। अदरवाइज ये है कि इसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि आईएएस की एक ऐसी सर्विस है, मेरे ख्याल है ये यूनिक सर्विस है भारत की सर्विसेज में भी और दुनिया की सर्विसेज में, कि जहाँ पे आपको एजुकेशन का भी काम करने को मिलता है, हेल्थ का भी काम करने को मिलता है। कोई डिपार्टमेंट, यू नेम एनी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग का सड़कें बनानी हो और कुछ करना हो, जो भी कुछ है, सफाइयों का काम हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अंडर दिस अम्ब्रेला, जो किसी सर्विस को मौका नहीं मिलता। मैं 2 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह के आया, क्यों? क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर था, कमिश्नर लगा हुआ था, तो मैं उन जगह की यूनिवर्सिटियां खाली हुई, वाइस चांसलर, मुझे वाइस चांसलर का काम मिला। नहीं तो आप एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ही जो आज प्रोफेसर लगते हैं, वो वाइस चांसलर तक भी नहीं पहुंच पाते बेचारे, वहीं से रिटायर होके चले आते। तो ये जो सर्विस है आपको जिंदगी के बहुत सारे अनुभव देती है। मतलब इसमें जो अभी मुझे चीफ मिनिस्टरों का पता है कि वहां क्या होता है, पॉलिटिशियन में क्या होता है, सीनियर आईएएस अफसरों में क्या होता है, क्योंकि आप उसके इंसाइडर हो, और उस इंसाइडर की जो मेरिट्स हैं वो भी आपके पास होती हैं। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी किसी को भी कहता हूँ मैं आईएएस अफसर हूँ, तो आदमी झिझक जाता है। कोई और भी किसी के साथ गड़बड़ कर रहा हो और वो कहे कि ये मेरे रिश्तेदार ये आईएएस अफसर हैं, तो पुलिस वाला भी थोड़ा सा सोचने लग जाता है। तो ये आपके साथ कैरी होती ये चीजें, और आपको इतना एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में अनुभव को सबसे बड़ी चीज समझता हूँ, और मैंने हर चीज का अनुभव लिया है। मैंने पढ़ाइयाँ भी करी साथ में। मैं आईएएस एकेडमी का सबसे बढ़िया घुड़सवार हूँ, 2 साल मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मुझे फ्लाइंग करना आता है, मैं पहाड़ों पे जाता हूँ, मैं रिवर राफ्टिंग करता हूँ, मैं दुनिया के देशों की यात्राएं कर चुका हूँ, मैं सेल्फ ड्राइव करके पूरे भारत की अकेले यात्राएं कर चुका हूँ, 54,000 किलोमीटर की, मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। तो मतलब मैंने गानों का रिकॉर्ड अभी बना लिया है, और अभी मैं 70 साल का ही होने वाला हूँ मान लीजिए।
अगर मैं और हाँ। रह गया वैसे तो अब आ गया टाइम, क्योंकि 60-70 बिल्कुल से ज्यादा रहोगे आदमी सर। को ये नहीं नहीं, होता। नहीं, नहीं, लेकिन अगर मैं रहा तो कुछ ना कुछ और उत्पाद करता रहूंगा। अभी मैंने 6 महीने से ऑनलाइन का कोर्सेज का शुरू कर दिया। मैं 20 ऑनलाइन कोर्सेज 4-5 स्टेट में खोल चुका हूँ। कल जा रहा हूँ हिमाचल खोल ये करने, और लाइब्रेरी चला कर रहा हूँ। मैंने हरियाणा में ऑर्गेनिक को बढ़ावा दिया। 4 साल मैंने अपनी आधी पेंशन से उनके प्रोडक्ट खरीद के उनको मार्केट उपलब्ध कराई। आज वो मजे से अपने अच्छी अच्छी कमाइयां कर रहे हैं और उनकी मार्केट बन गई है। तो ये सारे काम हैं जो आप, और आईएएस में रहते हुए आप इससे ज्यादा कर सकते हो। आप डिप्टी कमिश्नर हो, कुछ भी करिए, आपके पास में जिले का पूरा चार्ज है। कोई अपने सोशल चलाइए, ये करिए। मैं आपको भी बता देता हूँ, कभी नारनौल जाइए, जो ज्यादा दूर नहीं है, सड़क बनी हुई है ये। वहां पे एक मोन्यूमेंट है जल महल के नाम से। वहां हरियाणा के सबसे ज्यादा पुराने मोन्यूमेंट हैं आर्कियोलॉजी के प्रोटेक्टेड। उसमें एक जल महल है। तो वो जैसे स्वर्ण मंदिर का तालाब आप देखते हो ना, इस तरह का तालाब था वो, बहुत गहरा, 18 फुट गहरा, कंकर बेड, अच्छा। तो उसमें वहां रेत है, तो वहां रेत, पानी में रेत आ गई, वो सारा तालाब सिल्ट हो गया। तो लोग कहते रहे गवर्नर को, मिनिस्टर को, जो भी आते थे कि इसको खुलवा दो इसको, किसी ने नहीं किया। मैं गया वहां पे तो 1 महीने के बाद मैंने घूम के देखा, क्योंकि वहां प्रोजेक्ट कोई नहीं थे, बैकवर्ड जिला है, कोई चीफ मिनिस्टर का किसी का फोकस नहीं, कोई मिनिस्टर का फोकस नहीं, वहां तो कोई स्कीम नहीं आती थी। और मैं रह नहीं सकता हूँ खाली बिना कोई अचीवमेंट करे। तो मैंने घूमा वहाँ, सारे वो मोनूमेंट देखे, तो मैंने देखा वो भरा हुआ है। तो मेरे ड्राइवर ने बताया, सर ये लोग बहुत दिनों से मांग करते रहते हैं, कोई करता नहीं, कह के चले जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि कोई बात नहीं, मैं सवेरे उठ के मान लीजिए एक्सरसाइज करता था या घूमता था, योगा करता था 4 बजे उठ के। तो मैंने कहा चलो यही काम करते हैं। तो अगले दिन 2 अक्टूबर था, तो मैंने कहा भाई कल कसी फावड़े ले आओ। तो हमने जाके 2 अक्टूबर को कसी फावड़ों से वहाँ उसके चारों तरफ जो वो था ना, उसके वहाँ खोदना शुरू कर दिए। मेरे ड्राइवर ने, मेरे गनमैन ने और मैंने अपने अपने वो ले लिए, ऐसे रेक्टेंगल वो बना के, उसको गड्ढे कहते हैं हमारे यहाँ, गड्ढा खोदना कहते हैं इसको। तो वो ले लिए। तो हम सवेरे जाके वहाँ 4 बजे चले जाते और 8 बजे तक 4 घंटे खोद करके आ जाते, नहा धो के खाना खा के 9 बजे अपने दफ्तर में बैठ जाते, ये करते। कुछ लोगों ने देखा वहाँ वो टॉयलेट में यूज करते थे लोग, बुजुर्ग बुजुर्ग आते मोहल्ले के, वहाँ इधर उधर बैठ के वो टॉयलेट की जगह झाड़ियाँ उगी हुई थी उसमें, तो झाड़ियों में टॉयलेट का वो बना रहे थे। तो उन लोगों ने, जो बुजुर्ग वहाँ टॉयलेट करने आते थे, उन्होंने वहाँ कभी बचपन में खेला होता था उस पानी में उसके, तो उनको याद आने लगा अपना बचपन की, यार ये तो ऐसे था और था। तो फिर वो खड़े होके हमें देखने लग गए। फिर हमारे साथ आने लग गए कि जी हमें भी दे दो गड्ढा खोदने को, हम देते गए। कुछ एम्प्लॉयज आने लग गए, कुछ गांव के आने लग गए, कुछ एनएसएस के बच्चे आने लग गए। इस तरह करके हमने 6 महीने में उसको सारा श्रमदान से डिसेंट कर दिया, टोटली जो है श्रमदान से। तो वो मिरेकल था। और हमने स्कूल का कोई टाइम नहीं लगाया, सिर्फ छुट्टियां लगाई, सुबह सुबह शाम खोदा, या सुबह को ही खोदते थे ज्यादातर जो है। और उससे हमने क्या किया, वहां पे वो सिल्ट की जो वो होती है ना गाद, वो अच्छी मिट्टी होती है। बाकी तो वहां रेत होता है, ये मिट्टी अच्छी होती है, जो चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं। तो जब हमने खोद खोद के बाहर डालना शुरू किया, तो लोग आने लगे कि जी ये मिट्टी हमें दे दो। हमने कहा नहीं, हम तो नहीं देंगे, आप पैसे दीजिए या तो इसके, क्योंकि वहां तो उसकी कीमत है। तो हमने उसका क्या किया कि वहां से ट्रैक्टर वगैरह कुछ लेके वॉलंटियरों के, और सिविल हॉस्पिटल है वहां पे, उसके पीछे जोहड़ होते थे पहले, गांव में देखे होंगे आपने, दादरी में बहुत जोहड़ थे, इसमें भिवानी में तो बहुत ही माने जाते थे, बहुत जोहड़ थे सब जगह। तो वहां भी बीच में जोहड़ पड़े थे। अब वो जोहड़ डिसयूज में आए हुए थे। तो उसके अंदर क्या होता था कि वो लोग सारा जो सारे मोहल्लों की टट्टी लाके उसमें डाल देते थे, सफाई वाले जो होते थे, वो एकदम गंद और एकदम सुअर और उस तरह का माहौल। वहां से एक नाला निकलता, तो सारे शहर में से जाता हुआ वो टट्टी वाला पानी लेके सारे शहर में से, इतना चौड़ा चौड़ा नाला, उसको परेशान करता था। तो लोगों ने कहा सर ये इसका कुछ इलाज करवा दो। तो हमने वहां की मिट्टी लाके उस लैंड को रिक्लेम कर लिया, वो बंद कर दिया। वो बंद कर दिया तो वो खत्म हो गया, सारी न्यूसेंस खत्म हो गई। और वहां पे 4-5 एकड़ जमीन हमारे पास आ गई। तो मैंने वहां पे एक बाजार वो किया, प्लान किया। मेरी हालांकि 8 महीने रहा, मेरी ट्रांसफर हो गई, वो बाजार तो नहीं बन पाया। उसके बाद चौटाला साहब की गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने देवीलाल ट्रस्ट के नाम से उस जमीन को लेकर के अपना कम्प्लेक्स बना दिया वहां। लेकिन उनको 29 लाख रुपए उस समय मिले, जबकि उनकी इनकम जो पूरी सोसाइटी कमेटी की थी, वो 29 लाख रुपए साल की होती भी नहीं। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट से जिसमें उनका किसी का कुछ खर्चा नहीं लगा, उधर से न्यूसेंस हट गई, इधर से 29 लाख रुपए की जमीन मिल गई उनको, उधर से वो जोहड़ जो है वो खाली हो गया, उसके अंदर पानी भर करके अब वो मतलब वो लाइव हो गया इस तरह से। तो मतलब करने के लिए अगर आपको करना है तो चीजें निकलती आती हैं, निकल जाती हैं इस तरह से, मेहनत करने से और चीज से। और कोई भी काम आप कर सकते हो जब आप इस जगह पे बैठे हो। हालांकि उसका विरोध बहुत हुआ, जो एमएलए था वो खुद ही विरोध करता था,
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये पॉपुलर हो रहे हैं, सारी जनता इनके पीछे लगी है, तो वो ये कहते थे कि एमएलए बनना चाहते हैं यहाँ से, ये करना चाहते होते, क्योंकि उनको लगने लगता है, चाहे किसी की मंशा ना भी हो, और बहुत सारे अफसर बनते भी हैं इस तरह का रास्ता अपना के। पर लेकिन मेरा तो दूसरा मिशन था कि मैं कहीं भी रहता हूँ तो मैं चैन से मैंने कुछ डिलीवर करना ताकि मुझे याद रहे और लोगों को भी कुछ रहे, जिले को भी कुछ मिले मेरे बैठने से। जब मेरे पास इतनी पावर है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने हाथों से अपने लोगों को मोटिवेट करके उनको साथ लेकर के मैं काम कर सकता हूँ, और ये काम मैंने अधिकतर जगह पे किए, अधिकतर जगह पे करने की कोशिश तो सर एट द एंड हमारा पॉजिटिव माइंडसेट ही काम है। की। बिल्कुल। सर आपने पूरा टाइम सर्विस करी है, तो आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा कि मैं यहाँ नहीं, इससे बेटर कहीं और कर सकता, लाइक मैं अपनी पूरी लाइफ से सेटिस्फाइड, जब हम एक टाइम पे पहुंच जाते तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हम उस टाइम पे काश ये कर सकते थे या उस जगह जा सकते थे, सही ऐसा बात। कर सकते थे, जी जी तो थोड़ा सा चेंजिंग वाला रहता है, रहता, सही तो बात हम है। सेटिस्फाई नहीं हो पाते अपनी जी लाइफ में, जी चाहे हम किसी भी पॉइंट पे। तो जी। सर आप अपनी लाइफ से मतलब अपने मुझे सर्व करा। कम लगा ऐसा, वो एक तो इसलिए लगा कि मैं तो चला ही गांव से था, तो गांव में उस समय का माहौल जो है ये होता था, 10वीं पास कर लो शादी हो जाएगी, 10वीं पास करने पे लड़की हो लड़का हो, लड़का तो 10वीं पास कर ले अगर, और दूसरा होता है नौकरी मिल जाए, मिले कोई भी, क्लर्क भी बहुत बड़ी होती थी, पटवारी, क्लर्क, कंडक्टर, ड्राइवर, जो भी लग जाओ, पुलिसमैन, इनफ फॉर दैट। तो वहाँ की दौड़ वहाँ तक ही होती थी, ज्यादा सबसे बड़ी चीज होती थी वहाँ जेई कहते थे उसको, वहाँ ओवरसियर कहा जाता था उस समय जेई ओवरसियर। तो वो 3 साल का कोर्स होता था इंजीनियरिंग का जो होता है, वो नीलोखेड़ी में एक इंस्टीट्यूट होता था, और वो भी हर एक गरीब परिवार वाले नहीं हिम्मत करते थे, क्योंकि एक तो 3 साल का कोर्स और एक उसमें भी कुछ पैसे वगैरह भी लगते होंगे, तो वो हिम्मत नहीं, ज्यादा से ज्यादा जेबीटी करवा लेते थे, टीचर बना लेते थे, बस ये दुनिया होती थी अधिकतर जो है। तो हमारी दुनिया तो इधर ही थी, और कुछ हमारे में कोई और काबिलियत, गांव में हर काम करते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तालाबों में तैरते थे, वो सारी कलाएं तो आती थी, लेकिन उनसे कहीं पहुंचा जा सकता है, उससे कोई दुनिया बन सकती है आपकी, या और कोई बात हो सकती है, वो तो फालतू के काम माने जाते हैं उस समय पे जो है ना, उनकी कोई तवज्जो नहीं होती, तो उससे कोई रास्ता तो आपको मिलता नहीं होता है। तो मैं क्लर्क लग गया, तो मेरे लिए तो वो भी बड़ी चीज़ थी कि मुझे कहीं से पैसा आ रहा है, जो मुझे इधर-उधर जाके कहीं मज़दूरी करके इकट्ठा नहीं करना पड़ रहा है। मैं एक अच्छे शहर में रह रहा हूँ, वहाँ रह करके अपना कहने को है कि दिल्ली में रहता है, बैंक में नौकरी करते हैं, ये करते हैं, दूसरों को सुनाने में इज़्ज़त हो गई, बस ठीक है, रोटी चल रही है, काम चल रहा है। फिर मैंने एक और चक्कर कर लिया था कि मैं बचपन से, मेरे माता-पिता ब्रह्मा कुमारीज़ की एक ऑर्गनाइज़ेशन, उसमें जाने लग गए। मेरे बड़े भाई एक एयरफोर्स में थे, वो दिल्ली में थे, वो जाने लग गए, तो उसके कारण से हम पे भी इन्फ्लुएंस हो गया। तो मैं और एक मेरे छोटे भाई थे, तो हम भी वहाँ पहुँचने लग गए। तो पहुँचने के चक्कर में हमने शादी नहीं की, और हम उनके साथ ही जुड़ गए एक तरह से। तो वो और इंगेजमेंट हो गई कि उनके भी काम हम करते थे, उनके एग्जीबिशंस करना, उनका प्रचार करना, लोगों को उनको मिला करके जोड़ना, ये सारी चीज़ें करना। तो इस तरह से मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ती जाती हैं एक तरह से। तो आदमी को, हमें ये कोई लक्ष्य नहीं था, मैंने तो बताया कि मुझे तो आईएएस का भी कोई लक्ष्य नहीं था, या कोई और जगह पे जाके कोई अफसर बनना है, वो भी कोई मेरा लक्ष्य नहीं था। और अध्यात्म में थोड़ा सा और आ जाओ तो फिर आदमी, अध्यात्म वाले तो कहते ही कुछ है, दुनिया को क्या लेना देना, है तो सब दुनियावी है लौकिक है, तो इसलिए यहीं लग जाओ, जिंदगी का सार यहीं है, हैं, यहीं पे आओगे, बस भगवान के पास यहीं से पहुंचोगे और चीज करोगे। और एक वो क्लब की तरह होता है, उसमें लगे रहो, बिगाड़ होते रहिए, उनको लगे रहिए, वो करते रहिए, जो भी है। तो उस समय पे मतलब मुझे कोई ये नहीं था कि मुझे क्या बनना है। और जब मैं क्लर्क था, तो क्लर्क भी उतना ही संतुष्ट था मैं जितना आईएएस होके बना, क्योंकि जिस इंसान को, और मैं आराम से अपना मेहनत से काम करता था क्लर्क, बैंक में भी मैं दो दो लोगों का काम करता था, जितना 2 लोग नहीं कर सकते। क्योंकि जिस आदमी की मेडिटेशन होती है, मैं ना पान बीड़ी सिगरेट कुछ चीज का करता था, ना मुझे बीच में ब्रेक चाहिए होता था। मैं बैठा, और बैठने के बाद मेरी स्पीड कैलकुलेशन की उनसे 3 गुनी होती थी। तो ये सारी चीजें होने के कारण से जब 2-2 क्लर्क, 3-3 क्लर्क का काम भी हम कर देते थे, ये करने हमें उसमें इंटरेस्ट आता था, हमें एनर्जी मिलती थी, लोग उससे परेशान होते होंगे और लोग जो है। तो इस तरह के तो हमारी जिंदगी संतुष्ट थी। मैं खाना अपना खुद बनाता था, कपड़े अपने खुद धोता था, आज तक भी धोता हूँ, आज भी हम अपने किचन खुद बनाते हैं, खुद संभालते हैं। तो मतलब वो जिसको करने की चीजें हो ना, उसकी जिंदगी उसमें संतुष्ट, और क्या चाहिए हमें, कुछ तमन्ना थी नहीं कि हमें कहीं बहुत बड़ी शान में जाना, और वही शान बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट था, टॉप करता आया था, अपने स्कूल में भी टॉप किया, दिल्ली में जाके कॉलेज में भी टॉप किया, ये सब चीजें करी, तो बस ठीक है, इतना बहुत है। लोग कहने में अच्छा कहते थे एक तरह से। तो ये चीजें थी नहीं, दूसरा और कोई कला थी भी नहीं। हालांकि मैं सिंगिंग वाला था, अगर मैं सिंगिंग में जाता तो मैं समझता हूँ मैं एक अच्छा कंट्रीब्यूशन समाज को दे सकता था, अगर मैं उस समय चला गया होता। लेकिन उस समय तो माहौल था नहीं, गाँव में तो ये कहते थे, जो गाना गाते थे उनको तो कहते हैं बिगड़ाए लड़के हैं,
जो रागनियां गाएंगे, संगीत में जाएंगे, ढोल बजाएंगे या नगाड़े बजाएंगे वो, तो उनको तो थर्ड रेट में माना जाता है, उनको कोई आईएएस की रेटिंग नहीं मिल सकती। पटवारी उससे बेहतर माना जाता है, टीचर उससे बेहतर इज्जत पाता है। तो इसलिए उस माहौल के अंदर कुछ ना कोई प्लेटफार्म थे, ना कोई सीखने सिखाने वाली जगह थी, तो इसलिए मेरे लिए वो कम ही आया। लेकिन मैं ये अब जानता था कि अगर उस समय पे कोई मुझे पहचान के संगीत में ले जाता मान लीजिए, तो मैं संगीत में कुछ बहुत बेहतर दे सकता था समाज को। सर जब जस्टिफाई कर देते, मैं एक दो सिविल सर्वेंट से मिली हूँ, हम्म, तो वो लोग जैसे करप्शन होता है या इन सारी जो नेगेटिव चीजें होती है, उन्हें एक तरफ जैसे जस्टिफाई कर देते, वो ये बोल के कि हमारी सैलरी ही कितनी होती है, आप प्राइवेट लोगों को देखो वो कितना कमा रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा हमें क्या ही दे रही है, पावर पावर में भरोसे तो हम सब कर नहीं सकते सही। ना, क्योंकि मेरे हमारा एक लाइफस्टाइल थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो वो चीजें खुद को जस्टिफाई करने लग कुछ जाते हैं। कुछ उसमें मतलब वो है, वैलिडिटी है इन ए वे, क्योंकि मैंने भी खुद ये ज़िंदगी जी और मैंने ईमानदारी से ज़िंदगी जी। मतलब मैं, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे खिलाफ कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कोई भी फाइनेंशियली 1 रुपए का भी कहीं पे कोई इस तरह का काम किया होगा। पर ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं जब घर से आया हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई का अपना खर्चा, अपना खाना, अपना सब कुछ, अपने रहने की चीज़ें अपने से ही करनी होती थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आईएएस में आने के बाद भी जब हमने 83 से अपनी आईएएस की यात्रा शुरू करी थी, तो 1500-1600 रुपए की सैलरी होती थी। हालांकि उस समय रुपए की कीमत कुछ मानी जा सकती है ऐसा, लेकिन ये बात भी वैलिड है इनफैक्ट कि 7th पे कमीशन जब तक आया है उसमें थोड़ा सा सैलरी इंक्रीज ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज उससे पहले बहुत रिस्पेक्टेबल सैलरी, औरों को देखो तो मानी जा सकती है कि भाई और तो बेचारे और भी क्लर्क और क्लास 4 के लोगों की सैलरी तो और भी ज़्यादा ये होती थी, आईएएस की कम से कम उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा तो होती थी। लेकिन उनके स्टेटस को देखते हुए, उनके परिवार के उनको देखते हुए, ये करते हुए, तो ये बात मुझे ये सही लगती है। हम भी कई बार ये सोचते थे कि आदमी की कंपल्शन बन जाने वाली कहानी हो जाती है। वो ऐसा हो जाता है कि आप उनको इतनी बड़ी चीज़ों की का मालिक बना रहे हो, उनके पास इतने फंड्स हैं, इतनी स्कीमें हैं, इतनी सारी सरकार का खजाना है, हर जगह के ऊपर वो है, और उनको दे रहे हैं आप इतना कि जो उनसे उनके घर के रोजी रोटी और अपनी उसकी बीवी को अच्छी साड़ियाँ, बच्चों की अच्छी पढ़ाई ना दे सकता हो, उनको हवाई जहाज में यात्रा तो क्या फर्स्ट डिवीजन क्लास में रेलवे में भी ना कर पाने में वो ज़्यादा फ्री हों, सक्षम हों, तो उसमें ये लगता है कि फिर वो आदमी चोर ना बनेगा। कितने उसमें से चोर नहीं बनेंगे या कुछ, और उनको कुछ कहने वाला भी कोई नहीं एक तरह से। तो कई बार ये माना जाता है कि अगर ठीक पेड हो फिर भी आदमी बेईमानी करता है तो उसको माना जाता है ये वास्तव में ही बेईमान। लेकिन अगर कोई भूखा आदमी हो बेचारा, अगर ज्यादा भूख से बिलबिला रहा और फिर कहीं कहीं से पड़ा हुआ अमरूद खा ले ले, तो उस पर इतना दोष वाली कहानी नहीं लगती। तो मुझे लगता कि एक समस्या थी, ये समस्या रही है उस चीज की। 7th कमीशन के बाद कुछ ठीक हुई है, अब जा करके होने लगी है सैलरी इतनी थोड़ी सी ठीक, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात बढ़ रहे हैं अब हर एक के बच्चे, क्लर्कों के बच्चे भी जो है मोटरसाइकिल और कारों में जाना चाहते हैं। उनकी बच्ची पढ़ रही है कहीं, तो वो हवाई जहाज में छुट्टियों में आएगी तो हवाई जहाज का टिकट मांगेगी, ये सब चीज होगी, अच्छे कपड़े मांगेंगे, उनकी दुनिया है और चीजें हैं। सर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का बताया कि आप प्रमोट कर रहे हैं, तो अभी आपने क्या कैसे प्रमोट किया, आप इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, कुछ किसान, जब मैंने रिटायरमेंट ली 2014 में और मैं कुरुक्षेत्र में आके सेटल हुआ, मेरे असल में तो मैं जब रिटायरमेंट से पहले भी कुछ किसान मेरे संपर्क में रहते थे, क्योंकि मैं हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन रहा और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का कमिश्नर भी रहा, कमीशन सेक्रेटरी रहा। तो उस समय ये कुछ किसान जो ऑर्गेनिक उगा रहे थे, तो वो मेरे से आके मिलते थे। खासकर इस संबंध में वो आते थे कि आपने बैंगन के बारे में सुना होगा, बैंगन को जीएम बैंगन बनाने की, जैसे जीएम फ्रूट्स होते हैं, तो वो जीएम ब्रिंजल की कहानियां चल रही थी, सरकार करना चाहती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय की कहानियां हैं ये। तो वो लोग जो है ना मेरे से थोड़ा जुड़े हुए थे, तो वो मेरे पास आते थे, सारे उनके जो भी लीडर्स हैं ऑर्गेनिक किसानों के, कि आप हमें कुछ मदद करवाओ कि हम रिप्रेजेंटेशन करके गवर्नमेंट को इसके बारे में रुकवाएं ऐसे। तो मैं उनकी बात को, मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में था, तो मैं उनकी बात को वो करके, मेरे जो मित्र पंजाब में, हरियाणा में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखते थे, उनके पास लेके जाता था, ये करता था, तो उनको ये लगता था कि ये हमारे सिंपेथाइजर हैं और मैं थोड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ, वेजिटेरियन हूँ इस तरह का, तो उसके कारण से मेरा जो, और गांव से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि गांव की खेती जो पहले थी, जो हम लोग बचपन में खाते थे,
वो और अब में क्या हालत हुई है, वो तो ऑर्गेनिक को बढ़ाना अच्छा काम है, जरूरी है अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ में बहुत बड़ी चीजें आती। तो जैसे सर जी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, जी उसके हाँ, अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर फूड्स है वो भी इफेक्ट हो रहा है, तो जी उसके अकॉर्डिंग क्या हो? हाँ, नहीं मैं वो चीज बता रहा था कि उनका मेरे से संपर्क था मानिए, तो उन्होंने फिर एक नेशनल लेवल का एक मेला करना चाहा चंडीगढ़ में। तो हमने कहा करिए इसको। तो उन्होंने वो मेरे घर में ही रह करके सारी 1 साल तक प्लानिंग करी और फिर वहाँ पे एक नेशनल फेयर किया गया। तब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी थी, 2014 हो गया था। तो उस समय पे चीफ मिनिस्टर वगैरह भी आए, सब आए इस तरह से। तो उनकी चीज ये थी कि वो कुछ किसान जो ऑर्गेनिक अपने स्तर पे उगा रहे थे, उनका सबसे बड़ी समस्या थी मार्केटिंग की। क्योंकि ऑर्गेनिक जो है ना, उसको ये माना जाता था कि उसकी उपज होती है कम, और उसको अगर उसी रेट पे बेचा जाएगा तो आदमी को मार्जिन्स नहीं होंगी, मुनाफा नहीं होगा। ठीक थोड़े बहुत रेट पे, 1.5 गुने या 2 गुने रेट पे वो बेचना चाहते थे तो लोग नहीं मिलते थे, क्योंकि उनमें लोगों को खाने की आदत भी नहीं थी। दूसरा, लोगों को ये श्योरिटी नहीं थी कि जो आदमी कह रहा है कि ऑर्गेनिक है तो कोई इसका टेस्टिंग नहीं है, कोई इसका प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो वो समस्याएं आती थी। तो वो फिर मेरे कई जानने वाले उन किसान बन गए, वो एक यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के थे और कुरुक्षेत्र के थे, आसपास के डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने कोशिश करी, क्योंकि मैं भी ये चाह रहा था। मैंने बताया आपको कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा रहा और मैंने हेल्थ इश्यूज भी देखे हैं इसमें रहते हुए। मैंने खुद अपने ऊपर भी उन चीज़ों को देखा है कि जो चीज़ हम बाजार से लाते थे, चाहे वो सब्जी लाते थे, फ्रूट्स लाते थे, उसको 2 3 4 दिन रखने के बाद कोई काला हो जाएगा, कोई और तरह का होगा, कोई ये चीज़ होगी, तो उसका हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट होता है, क्योंकि उसमें केमिकल ओरिएंटेशन बहुत है। तो हमें लगता था कि एक सोशल मुद्दा है और इसको जरूर उठाने की जरूरत है। तो मैंने उन किसानों को लेकर के, उनकी समस्या यही थी, तो अब मैं सोचता रहा, लोगों के पास भी लेके जाओ तो किसी को गुड़ खाने की आदत नहीं है, क्योंकि गुड़ हम खाया करते बचपन में, अब आदत छूट चुकी थी लोगों को। तो कोई लेने को तैयार नहीं हो। 30 रुपए किलो का गुड़ है, वो बेचेंगे 80 रुपए किलो, तो 80 रुपए किलो कोई लेने को तैयार नहीं। तो मैंने फिर उनका क्या किया कि मैं अपनी आधी पेंशन से उन किसानों का जितना गुड़ था वो मैं खरीद लेता था, और खरीद के मैं उस तब तक अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता था। तो मैं उस किसान को बिठा के उसके 5 5 किलो के पैकेट बना के, वो चावल थे उनके पास, गेहूं थे और ये चीजें थी, तो मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके उस किसान को बिठा के, साथ में सारे डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर के, मार्केटिंग बोर्ड के, इनके जो ऑफिसर्स होते थे, मिनिस्टर्स हैं, मेरे दोस्त आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके पास लेके उनको जाता था और उसको इंट्रोड्यूस करके कहता था जी ये फला फला आर्या जी किसान है, ये चीज उगाते हैं, इन्होंने ऑर्गेनिक गुड बनाया है और ये आपके लिए लेके आए। क्योंकि मैं उनको पैसे के लिए कहूंगा तो उनमें से आधे से ज्यादा नहीं मानेंगे। तो उसका और कोई इलाज नहीं था, और मैं पैसे मांग नहीं सकता था, मैंने कभी जिंदगी में किसी से कहा नहीं। तो मैंने यही तरीका अपनाया, तो वो सारा उनको दे दे करके, ऐसा 2 1 साल हमने ये करना पड़ा। उसके बाद वो उसके खुद मांगने वाले बन गए, वो पूछने लग गए भाई वो कहाँ है, तो वहां से मंगवाने लग गए। फिर उनकी एक मार्केट ही हमने चंडीगढ़ में सुखना लेक के ऊपर में शुरू करवा दी, तो वहां जाने लग गए ये किसान, और वहां पे उनको अच्छा दाम मिल के उनके, फिर उनको हमने डाइवर्सिफाई करा दिया कि आप सब्जियां भी उगाओ, वो सब्जियां भी उगाते हैं, गन्ना, चावल, गेहूं के साथ साथ सब्जियां भी उगाते हैं। तो उनका अब अच्छा काम चलता है, और अब 80 रुपए नहीं, वो 120 रुपए किलो गुड़ बेचते हैं, 70 130 रुपए किलो बेचते हैं, और खुशी से लोग बल्कि उनके घरों से ही लेके जाते हैं। खत्म जल्दी हो जाता है, उनके पास बचता भी नहीं है, ये हालत हो गई। लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज्यादा किसान नहीं, हर जिलों में अब 5 5 10 10 किसान शुरू हुए हैं, वो मूवमेंट चल रहा है एक तरह से। वो अभी और आगे सरकार उसको, उसकी जरूरत है कि वो उसको थोड़ा सपोर्ट दे, इस तरह की चीज करे। सर तो जैसे जो गांव के किसान हैं वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो पहले ही ओल्ड ट्रेडिशनल वाले एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुनाफा नहीं हुआ तो रिस्क लेने में डरते हैं। सही कह तो रहे उनके लेवल पे कैसे नहीं, होगा? इसमें एक चीज ये देखिए, अब इतने दिनों में जैसे मैं देख रहा हूँ, तो उसमें एक चीज तो ये है कि उसमें ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं ये पहले से बन गए हैं। अभी किसान कई कई 15 15 साल से भी, 20 20 साल से कर रहे हैं। और एक ये भी पता चला है उसमें कि जो ये सोच होती थी कि जैसे ही आप बदलते हो ऑर्गेनिक पे तो आपकी उपज आधी रह जाती, वो नहीं, आपकी उपज उसके आसपास ही रह जाती है, या उससे भी ज्यादा होने लग जाती है 1 आध साल में, या पहले साल भी कईयों के कहते हैं कोई कमी नहीं आती पहले साल से। तो इसलिए एक तो वो समस्या, दूसरा ये है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ये माना जाता था कि अगर आप ये स्प्रे वगैरह नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो आपकी फसल होगी नहीं। वो हो रही है, उन सब किसानों की हो रही है, और उन्होंने स्प्रे भी अपने ही निकाल लिए। वो गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करते हैं जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसमें, तो गाय रखनी पड़ती है लोगों को, देसी गाय रखनी होती है, उसके उससे ही वो जो है वो उसी को पानी के साथ देना पड़ता है, तो उससे उसके अंदर ऑर्गेनिज्म बढ़ती रहती है, उसके अंदर जो है माइक्रोब्स जो है
वो बढ़ते रहते हैं और वो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और दूसरी खादों की उसकी जरूरत नहीं होती है। केमिकल के लिए कोई बीमारी आती है तो उन्होंने जैसे नीम है, धतूरा है, इस तरह की चीजों से अपना उसको सड़ा करके वो उससे वो बना लेते हैं। सर मेरा भी राख है। एक्सपीरियंस रहा जी था सर, जी। जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2019 वाला, तो उसमें मैं गांव में भी था। कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं चाचा के साथ था सर 3 महीने के लिए। जी। तो हमने लगभग अप्रैल और मई में भिंडी बोई थी, और वो लगभग 3/4 एरिया जो अपना रहता है एक खेत का, उसमें बोई थी। तो आप जो बता रहे हैं, जैसे मान लो इन्फेस्टेशन होता भी है, तो नीम और उन सबको करके हमने गला गुलो के गर्म पानी में करके फिर वो उसको रखा हुआ था और उसकी स्प्रे करते थे। उसकी स्प्रे कर तो दो उससे वो या पानी के साथ दे काफी, दो या पत्तों पे स्प्रे कर दो हाँ, एक पत्तों तरह पे। से, तो उससे काफी उतना ही इफेक्ट हो जाता है। कई बार तो केमिकल वालों से फेंकने पर भी नहीं वो रुकते हैं, पर इससे रुकना होगा तो वो रुक जाते हैं इस तरह। तीसरा ये होता है कि अगर आपकी जमीन जैसे फर्टाइल हो जाती है, उसमें माइक्रोब्स होते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ हो जाती है। तो पौधे को जो पोषण मिलता है उससे, अगर जैसे आपको अच्छा पोषण मिल रहा होगा तो बीमारी बीमारी क्यों आ रही है? बीमारी का कोई कारण है ना, आपका लाइफस्टाइल खराब है, आप खा खराब रहे हैं, आपका सोचना खराब है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। फिर जैसे अब सर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो रही है उसके साथ साथ, जैसे अभी जनवरी आने को है और अभी सर्दी स्टार्ट हुई, तो उसका भी इफेक्ट होता है। देखो तो होगा, ये तो चेंजेस जो हो रही है ना, उनका इफेक्ट तो डेफिनेटली होगा। लेकिन पहली चीज ये होता है कि देखो हम जी रहे हैं ना, तो हवा, पानी और खाद्य, तीन चीजें ही ले रहे हैं ना। आप लोगों के अंदर मैं अगर ये उम्मीद करूं कि जो एनर्जी मेरे में थी या मेरी माँ या मेरे पिताजी में थी, वो नहीं हो सकती, मेरे में भी नहीं हो सकती। मेरी माँ की अगर रूटीन आप देखोगे तो वो 3 बजे उठती थी, मैं 4 बजे उठता हूँ या 5 उठता हूँ आजकल। तो वो 3 बजे उठ के चक्की चलाती थी, दूध दूध बिलोती थी, उसके बाद में पशुओं का गोबर उठा के बाहर फेंक के उसके उपले बना के आती थी, घर में आके उसकी सफाई करती थी, रोशनी होने के बाद में हम लोगों को नहाने धोने की बात वो करती थी। घर में जो गंदा पानी का घड़ा भर के रखा होता था दिन भर का, उसको बाहर डाल के आती थी। और उसके बाद पशुओं का चारा काट के पशुओं को चारा खिलाती थी, उनका दूध निकालती थी, फिर पशुओं को छोड़ते थे, ये चीज़ें करते थे। फिर हमारे लिए खाना बनाते थे स्कूल भेजने के लिए, और दिन भर फिर वो जो चारा लाना है, उपले लाना है, बाहर से जो फ्यूल वुड है वो लेके आना है, और मजदूरी करनी है, दिन भर अपने कमा के आना है। अगर खेत काटने के दिन है तो खेत काटना है, फिर रात को आना है, फिर आके वही काम करना है, खाना बनाना है 5-5 6-6 बच्चों का, 7-7 बच्चों का। तो ये जो एनर्जी है वो उनको आती थी कहाँ से? सब्जियां नहीं थी उस समय, फल हमने नहीं खाए, हाँ खाए हैं, वो गांव के फल खाए। गांव में जो अमरूद होते थे, गांव में जो खजूर होती थी, वहीं पत्थर मार के खाते थे। गांव में जो जामुन होती थी, गांव में जो आम होता था, गांव के छोटे छोटे जो झाड़ियां होती हैं उसमें जो बेर होते थे, वो हमने खाए हैं, सहतूत खाए हैं, ये चीजें खाई हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा। और या फिर अगर इस समय का टाइम होगा तो चना चना तोड़ के खाएंगे, और चने का साग बनाएंगे, सरसों का साग बना के खाएंगे, ये करेंगे। तो वो हेल्दी चीजें खाई गई। सर ये उपले वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे उपले बनाने लगे तो जो खाद है वो खेतों में नहीं जा पाते सर उपले के साथ। नहीं ज्यादा है ना, खाद तो आपने देखी नहीं कि गांव में आप कहीं भी जाके देखोगे तो हर गांव के बाहर कुर्डियों कुल्डी बिछी हुई है, रहती कुल्डी है भी यूज वो। गौशाला के अंदर ज्यादा मिल सकता है, लेकिन एक जैसे मैं मेरे घर से स्टार्ट करूँ हाँ तो मम्मी और क्या सोचते हैं कि नहीं भरोसे नहीं होंगे चलाने के लिए, ये करना है वो करना है, तो कम जा पाती है पहले की कम। नहीं, आज तो दिक्कत ये हो गई ना कि हम अब चूल्हा रहा ही नहीं हमारे पास, अधिकतर गांव में से भी चूल्हे चले गए हैं एक तरह से। तो उनको हमने इम्प्रूव भी नहीं किया, नहीं तो आज की तरह के इम्प्रूव चूल्हे हो सकते थे जिसके अंदर स्मोक भी ना आए, आपको अटेंड भी ना करना पड़े, और कुछ ना कुछ आपकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट एनर्जी की उससे भी सप्लीमेंट होती रहे, या और कोई बात होती रहे। कोई बात होगी फिर लोगों ने भैंसे रखना छोड़ दी वो कोई नहीं, ये थोड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड हाँ मुझे डिस्कशन हो तो जाएगा। चलता है उसमें। हाँ। लेकिन ये होता है कि अगर किसान को रखना, उसने तो एक गाय रखनी है, खेत में रख सकता है, उसका गोमूत्र और वो चीजें चाहिए। तो और बाकी का तो नहीं, ये तो चीजें धीरे धीरे होती जाती हैं, बैलेंस हो सर करके। आई थिंक जी आप जी। हिमाचल जाने का बोल रहे हाँ थे सर, मुझे टाइम शाम थोड़ा सा को हो गया हिमाचल तो जी अभी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 4:45 हो गए हैं वी कैन सर। रैप अप, या बहुत सर लंबा सफर था। बहुत बहुत थैंक यू सर। और बहुत सर, जैसे ऐसा होता है कि आदमी हर आदमी से अटैच नहीं कर पाता, क्योंकि सर की जो ऑनेस्टी थी अपने काम को लेके ना, तो जैसे ही मुझे पता चला, तो एक जो एक्साइटमेंट होती है आने की कि सर आ रहे हैं, तो भाग के सारी चीज़ों को अरेंज करना, आप लोगों को भी बताया गया। अब जितना भी सर ने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, उनसे हम मतलब आप खुद एक बार एनालाइज करना सारी चीज़ों को, अपने लाइफ के गोल्स को भी, और आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को लेके भी,
कि कितनी डेडिकेशन सही में चाहिए, कितना आप दे रहे हो, ऑनेस्टी के साथ। और इसका वही एक था कि हमें एक मौका मिल रहा है एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने का जिनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है और जो मतलब प्रिंसिपल्स में भी मतलब बहुत सही खड़े हुए हैं समाज में। तो यही एक कारण था। तो आई होप सबको काफ़ी कुछ मिला होगा सीखने को भी। एंड तो अभी सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं हाँ कि जी सर बिल्कुल कहाँ सर, ले यहीं ले लेते हैं सर। मैं इधर से एक शुभम हाँ, एक नीचे से जाके एक सर वो यहाँ बुके से बुके था, पड़ा ना, वो बुके मंगवा लो नीचे से, अगर है ना, बुके के साथ एक बार फोन कर दो, वो ले आएंगे इसको।